आजकल ये इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि हम लोगों ने इसकी डेप्थ ना समझ के, हमारी जनरेशन ने, आजकल के लोगों ने इसको क्या समझा है कि ये कुछ ऐसा है कि काटो, घोलो और लगा लो, तुरंत कुछ असर हो जाएगा। क्वालिटीज की जो आप अपने पार्टनर में चाहते हैं, उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप खुद कैसे हैं। मानिए आप हैं जो आप हर दूसरे इंसान को जज करते हैं और आपको चाहिए जो आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करे, तो वो नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग करनी है तो सबसे पहले ना आपको अपने इसको थोड़ा शांत रखना शुरू करना पड़ेगा। टेक्निक्स के अलावा भी आप कुछ देते हो क्या? कुछ मतलब कुछ खाने पीने का? हाँ। तो कई बार तो मैं इग्नोर करता हूँ, जब वो सामने वाला पेरेंट्स मानता ही नहीं, हाँ देता हूँ। तो जब भी क्लास होती है तो वो ऊपर ग्लूकोज का डिब्बा रखा है। कई बार हमें लगता है कि हमें यहाँ जाना है, वो आपने सपना किसी और से बोरो किया, वो आपका खुद का सपना नहीं है। सही बात। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं या मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, आपको वो चीजें हमेशा मिलती हैं जो आपने दिल से कभी सोची हो। डाइवोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ऐसे हो गए हैं कि मतलब कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके पास तो सब कुछ है, फिर भी उनके रिश्ते नहीं टिक रहे हैं। तो क्या इस टेक्निक से हम अपने रिलेशंस को सुधार सकते हैं, खासकर जब टॉक्सिक रिलेशन चल रहा हो? होपोनोपोनो एक हवाईयन प्रेयर है, ठीक है, जहाँ पे उसका मानना है कि कुछ भी अगर ऊपर नीचे गड़बड़ चल रहा है तो वो हील कर देता है उसको। तो एक क्लीनिंग और हीलिंग प्रेयर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिम्मत भारद्वाज और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द हिम्मत भारद्वाज शो में। और आज एक बेहद खास पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है, इनर चाइल्ड को कैसे हील करें, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक बेहद ही खास गेस्ट, जिनको मैंने मैनिफेस्ट किया है और आज वो हमारे साथ में बैठे हैं। सीए नेहा दत्ता मैम। नेहा मैम, आपकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग रही है और आप कई साल से मैनिफेस्टेशन पे काम कर रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रही है, आपने खुद भी इम्प्लीमेंट किया है और आप मेंटर भी कर रहे हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एक तो जब मैंने एक जोश टॉक पे आपकी वीडियो देखी थी, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे कॉमन लगी। पहली चीज़ कॉमन क्या लगी? 12th में आपके भी कम मार्क्स आए थे। बिल्कुल। और 12th क्लास में मेरे ऊपर मैं 2 बार फेल का टैग लग गया था। मैं फेल हुआ नहीं था, लेकिन मुझे भी फेलियर बोल दिया गया था। सीए करना आपके लिए भी पार्ट था, मेरे लिए 12th निकालना पार्ट था। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत यूज़ किया, मैंने भी यूज़ किया। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कॉमन देखी हैं। एक बार मैं आपकी जो जर्नी है 2012 से 2019 7 साल लगे हैं, तो थोड़ा-सा उस जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा और उस जर्नी से जो लर्निंग्स आपने ली हैं, तो वो प्लीज़ हमारी ऑडियंस को आप बताइए। 2019 में भी मेरा सिर्फ एक ही ग्रुप क्लियर हुआ था सीए का, तो टेक्निकली वो 2021 में जाके मैं बनी हूँ सीए। तो 2012 से 21 पूरा 2012 से 21 9 साल की पूरी जर्नी लगी है वो। कि वही कि पहले तो 12th में मार्क्स कम आए, उसके बाद हम सीए में आ गए कि मतलब जहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा था वहाँ सोचो कोई ऐसा कोर्स जहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना है। सही बात है। तो वहाँ आ गई और फिर 1 नंबर से रह रहे हैं, 2 नंबर से रह रहे हैं, ऐसे करते करते एग्जाम देते गए 6 महीने, फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, फिर रिजल्ट आ रहा है, फिर एग्जाम दे रहे हैं, फिर पीछे मुड़ के देखा तो 7-8 साल जा चुके हैं ऐसे ही करते करते। 7-8 साल जी। तो ये काफी, और वो जो फेलियर जब आप एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में पहली बार, तो थोड़ा लगता है चलो ठीक है डील कर लेंगे। 2 बार 3 बार, फिर वो बहुत ही ज्यादा, फिर वो आप पे हावी होने लग जाता है। फिर आपको लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी बार फेलियर के बाद, क्योंकि आप कोई भी कोर्स कर रहे होते हो या कुछ भी आप काम कर रहे होते हो ना, तो आप अपनी वर्थ और वैल्यू आंकते हो कि मैं इसमें कितना सफल हो रहा हूँ उससे। जब वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी पर ही डाउट है। तो मैंने काफी जिया वो मोमेंट जहाँ पे मुझे अपनी ही आइडेंटिटी और अपनी सेल्फ वर्थ पे बहुत ज्यादा डाउट है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। जी। क्या क्या लर्निंग रही इस पीरियड के दौरान जो आप शेयर करना चाहते हैं? क्या क्या सीखा आपने? सबसे बड़ी लर्निंग जो मुझे रही, जो मैंने मतलब 9 साल की जर्नी में आप मानो 8 साल के बाद ही सीखी होगी, बिल्कुल 9th साल में ही मैंने जो सीखा कि सबसे पहले तो खुद पे विश्वास किया जाता है। अगर आपके दिमाग में आपको लग रहा है कि मुझे ये करना है, ऐसे पढ़ना है, इस समय पढ़ना है, तो अपने डिसीजंस लेने और अपने डिसीजंस पे विश्वास करना सबसे पहले मैंने वहां पे सीखा। क्योंकि उससे पहले मुझे
हमेशा से, मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं ना कि इसको देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, उसको देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, तो मुझे बैक ऑफ द माइंड हमेशा लगता था कि मैं तो बेवकूफ हूँ, मेरे डिसीजंस बेवकूफी भरे हैं, और मुझे हमेशा किसी सामने वाले को देखना है कि वो कैसे कर रहा है, वहां से मुझे सीख के कुछ करना है। तो इस सब ने मुझे मेरे दिमाग में बनाया कि अपने डिसीजंस तो मेरे कुछ है ही नहीं। पर आखिरी साल में मैंने सीखा कि अपने डिसीजंस लेके उन पे विश्वास करके उन पे एक्शन लेना है, क्योंकि वो मेरे कस्टमाइज डिसीजन है, वो मैंने खुद को जान के लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सीखा। दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि हम ना बचपन से क्या सीखते हैं कि फेलियर मतलब एंड ऑफ इट, एंड ऑफ द स्टोरी। मतलब आप दो ही चीजें होती हैं, या आपने कुछ चीज करी, या तो आप उसमें सक्सेसफुल होंगे या तो फेल हो जाएंगे। सही बात है। स्कूल तो कभी भी हमें फेलियर के लिए थोड़ी रिवॉर्ड करता है। स्कूल किसे प्राइज देता है? जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आते हैं। जी। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लाइफ में तो मिलता नहीं है। बट ये मैंने सीखा कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग सक्सेसफुल इन समथिंग। मैंने खुद को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देना सीखा उस समय कि अगर देखो नहीं भी सफल हुई तो मैंने तो बहुत मेहनत करी थी। क्या बात है। कि अब से मैं अपनी सक्सेस के साथ साथ अपने फेलियर का भी जश्न मनाऊंगी, क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत करी थी। वाह। ये चीज मैंने वहां से सीखी कि काम हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो भी देखो मैंने तो मेहनत करी थी, मैं तो खुश रहूंगी उससे। तो ये मैंने काफी बड़ी लर्निंग जो मुझे आगे भी बहुत हेल्प करी। तो ये काफी फेलियर होने के बाद आपको होता है ना कि बस हो गया, अब कब तक दुखी हूँ, कब तक रहूं। तो मैंने ये चीज सीखी। और उसके बाद तीसरी जो मैंने सबसे बड़ी चीज सीखी वो ये कि ज्यादा से ज्यादा लाइफ में कभी कुछ खराब नहीं होता है। हमेशा, मतलब जब तक सांस चल रही है आपकी, यू विल एंड अप डूइंग समथिंग। हमें लगता है कि बस अब ये एग्जाम पास नहीं हुआ तो अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, या अब ये वाली जॉब मुझे नहीं मिली तो अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता, फेल हो जाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? 2 दिन पेरेंट्स आपको कुछ कह देंगे, आपको थोड़ा बुरा लगेगा, उसके बाद फिर उठो, फिर काम कर लो, फिर कर लो। वो नौकरी नहीं मिली, दोबारा मेहनत करके दूसरी पे चले जाओ। तो ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होता कि निराश होकर जस्ट लाइफ पे गिव अप कर दो। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी। गिव अप नहीं करना है, गिव अप कभी नहीं करना है, क्योंकि गिव अप अगर नेहा मैम करती या गिव अप अगर मैं करता तो शायद आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। और कभी ना कभी हम दोनों पर ही फेलियर के टैग लगे हैं। कई साल इन्होंने भी फेलियर देखा है, कई साल मैंने भी फेलियर देखा है। आज मेरे नाम 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, और सी नेहा दत्ता मैम भी बहुत बड़ा नाम है, इतना ज़बरदस्त काम कर रही है। तो फेलियर से डरना नहीं है, बल्कि वहाँ से लर्निंग्स लेना है और आगे बढ़ना है। तो आगे अगर बात करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है ना, और है ये बहुत पुराना वैदिक काल की चीज़ें हैं ना। आजकल ये इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि हम लोगों ने इसकी डेप्थ ना समझ के, हमारी जनरेशन ने, आजकल के लोगों ने इसको क्या समझा है कि ये कुछ ऐसा है कि काटो, घोलो और लगा लो, तुरंत कुछ असर हो जाएगा, कि कुछ काम नहीं करना पड़े। क्योंकि ये सब शुरू हुआ द सीक्रेट बुक से। द सीक्रेट में उन्होंने लिखा भी ऐसे ही है कि आस्क, बिलीव और रिसीव, मतलब मांगो, विश्वास करो और आपको मिल जाएगा। पर वहां उन्होंने ये नहीं लिखा क्लियर शब्दों में कि उसके लिए एक्शन भी लेना होता है। सही बात कि है। आपने एक चीज सोची, वो चीज सोच के आपने विश्वास किया कि मुझे मिल सकती है, फिर आपको मन में जो भी एक्शन लगे कि ये कर लेना चाहिए तो शायद मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, तो वो एक्शन लेते रहना। जैसे अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि आपने एक्शन लिए कुछ, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करनी थी चीज, और उसमें एफर्ट्स लगते हैं। मुझे एक्चुअली एक लाइव एग्जांपल मैं बताता हूँ। मैं नेहा मैम को अपने पॉडकास्ट पे बुलाना चाहता था, ठीक है, और नेहा मैम से कोई भी मेरा कांटेक्ट था नहीं। तो अब उनसे कांटेक्ट कैसे करूं? एक मैंने ग्रुप बना रखा है मैम, जिसपे टाइटल लिखा हुआ आई हैव अचीव। मैंने आपकी फोटो ली और उस ग्रुप में डाल दी, ठीक है। और मैनिफेस्ट, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना, स्टार्टिंग से मेरा रहा। जब भी मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, बहुत सारी चीज़ें की है, तो मैं स्टार्टिंग से पहले इनडायरेक्टली करता था उन चीज़ों को विजुअलाइज करना, देखना कि ये चीज़ें हो रही हैं। अब मैं इसको डायरेक्टली करता हूँ। तो वो ग्रुप बनाया, उसमें आपकी फ़ोटो डाली, और मैं मैनिफेस्ट करता था ऐसे कि हम दोनों का पॉडकास्ट हो रहा है। लेकिन वो एक्शन वाले जो स्टेप थे, है ना, कि भाई कॉन्टेक्ट कैसे करें। तो मैं आपकी वीडियोस देखता था। सबसे पहले तो मैं बताऊँ, आपकी मैं वीडियोस बहुत देखता हूँ। रीज़न ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस भर के हैं यूट्यूब पे, लेकिन जिस सच्चाई से, जिस ईमानदारी से आप वीडियोस बनाते हैं और जो अपने लाइफ लेसन शेयर करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनता है। तो उसमें एक वीडियो आया था, एक पॉडकास्ट आया था आपका। तो उस पॉडकास्ट में जो शख्सियत आपके साथ में बैठे थे, तो मुझे लगा कि ठीक है, नेहा मैम का कॉन्टैक्ट नंबर तो मेरे पास में नहीं है, तो क्या मैं इनका ट्राई कर सकता हूँ? और लकीली वो वही था ना जो मैं सोच रहा था, मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। तो मैं वहाँ गया, मैंने उनके साथ में पॉडकास्ट भी किया, वो पॉडकास्ट लाइव भी है।
तो वहाँ से भी आपका एक हल्का सा कांटेक्ट मिला मुझे। फिर धीरे-धीरे वो सारे के सारे लिंक बनते चले गए, है ना? मेरे भाई हैं, छोटे भाई बोलते हैं आयुष आयुष झा, फिर उनसे आपका कांटेक्ट हो गया, उनसे आपका कांटेक्ट नंबर मिला, फिर आपसे कांटेक्ट हुआ। कहने का मतलब क्या था कि मैं सोच रहा था लेकिन साथ-साथ मैं एक्शन भी ले रहा था, और जितना सोच रहा था उससे ज़्यादा मैं एक्शन ले रहा था। और जब ये दोनों चीज़ें एक साथ काम करती है कि जब आप सोचेंगे और साथ-साथ एक्शन लेंगे, एक्शन ज़्यादा लेंगे, तब राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संपर्क में कब आए? मैं 2012 में मुझे इसके बारे में पता चला, जब 2012 में? 2012-2013 अराउंड, इसके अराउंड, क्योंकि मैं जिस क्लास में मैं सीए का पढ़ रही थी, तो वो लंच ब्रेक में वो द सीक्रेट मूवी स्क्रीन पे चला के छोड़ देते थे कि ठीक है। जिसको देखना है देखो, जो बाहर लंच करने जा रहा है वो चला जाए। हुँ। तो मैंने 1-2 बार देखा, मेरे को बड़ा ऐसा लगा कि कोई एक अलग दुनिया है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, कि जहाँ सोच-सोच के काम हो रहे हैं और यहाँ हुँ। तो हम इतना रो धो के अपने काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अलग दुनिया है ये कुछ। तो मैंने वहाँ से, मुझे द सीक्रेट बुक के बारे में पता चला उस मूवी से कि इसकी एक बुक भी है। तो मैंने बुक मँगवाई, वहाँ से पढ़ना शुरू करा। हुँ। तब, क्योंकि अब से पहले अगर देखूँ 2012 के, 13 साल हो गए हैं। 13 साल पहले जितनी समझ थी, उसके हिसाब से मैंने लगा कि अच्छा कुछ भी लिखो, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, तो वो हो जाता है। और आप लिखते रहते थे, और वो कई मैं सारी डायरी आप शेयर भी करते और थे। मैं लिखती रहती थी बहुत। उसमें कुछ चीज़ें तब हुई क्योंकि जितनी समझ थी, तब हमें लगता था कि एक्शन लेने की तो ज़रूरत होती नहीं है, बस सोचना होता है, लिखना होता है और हो हाँ, जाता ये है। काला जादू है, हो जाएगा। कि हो जाएगा, वही हुँ। लगता था उस टाइम पहले। तो कुछ चीज़ें हुई उसमें, कुछ चीज़ें नहीं हुई, पर धीरे-धीरे इस जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते रहे, तो फिर समझ आती रही चीज़ें कि मिसिंग पीस क्या थे वहाँ पे, कि एक्शन लेना था। हुँ, हुँ। ठीक है। वो पहली क्या चीज़ थी जो आपने मैनिफेस्ट की? सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने कहा कि तभी 2013 में मुझे पता चला, उसके बाद मेरे सीए के एग्ज़ाम्स हुए और मैंने, अब रिज़ल्ट में बचे थे सिर्फ 2 दिन, तो मुझे एग्ज़ाम से पहले उसका खास नहीं पता था। रिज़ल्ट से पहले मुझे पता चला इसके बारे में, हुँ। पास बुक आई, तो मैंने, अब 2 दिन बचे हैं, अब मैं उसमें ऐसी बुक पढ़ रही थी और वो बुक ऐसी है, बहुत एंगेजिंग थी कि अब पढ़नी शुरू करी तो मैं पूरा एक सिटिंग में उसे ख़त्म कर दी बुक। वहाँ पे बस एक मैंने स्टोरी मेरे दिमाग में बैठी कि एक किसी को घर चाहिए था, वो अपना डायरी पेन लेके बैठी, वो लिखती रही अपना नाम, वो घर का एड्रेस अपने ही हुँ। नाम पे, कि वो उनका घर हो गया है जैसे। और वो ऐसे रफली अपना विजन बोर्ड पे ऐसा अपना नेम प्लेट उन्होंने बना के रखा। तो इससे मैं बहुत इंस्पायर हुई कि कुछ तो होता ही है, और वो हुँ। होता है ना उस मोमेंट में डूबते को तिनके का सहारा, कि सही बात। तिनका भी पार करवा दे तो करवा दे। सही बात है। तो मैंने फिर लिखा कि मैं तो पास हो गई, मैं मेरे थैंक यू यूनिवर्स, मेरे एग्जाम क्लियर हो गए, मैंने अपने मार्क्स भी जितने मुझे समझ आए मैंने लिख लिए। और वो मैं लिखती रही। मैंने उस समय जब मैं लिख रही थी तो मुझे अच्छा लगता था बस लिख के। तो मैंने कहा चलो, एक टाइम बाद मेरे दिमाग में वो आ गया कि वो फील होती थी, फीलिंग लिखते लिखते। मैंने कहा चलो नहीं भी होता, एटलीस्ट मैं इसलिए लिखती थी कि मुझे मजा आता है, वो 2 दिन तो मैं वो जी लूं जी लो। माहौल, कि पास हो गई हूँ। तो मैंने 2 दिन बहुत लिखा और थैंकफुली जब रिजल्ट आया तो मेरा एक ग्रुप बिल्कुल डॉट, जैसे 400 में से 200 चाहिए थे होते हैं पास होने के, मेरे बिल्कुल 200 आए थे। हुँ। मतलब मेरा एक नंबर इधर होता तो मैं गिर जाती। तो उससे मुझे थोड़ा विश्वास बना कि बिल्कुल डॉट 200 पे मैं पास हुई हूँ, तो ये तो काम करता है, कुछ बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो हुँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। हुँ। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस क्या रहा है? सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा मेरे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना रहा है। अच्छा। अच्छा, पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल सब कर सकते हैं। अच्छा, तो जिनकी शादी नहीं हुई है, यहाँ से भी शुरू करते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई और अगर उनको अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना हो, मैनिफेस्ट करना हो, वो कैसे करेगा? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहती हूँ कि ड्रीम लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए आपको पहले ड्रीम लाइफ पार्टनर बनना होता है। क्या तो बात है! अगर आप एक लिस्ट बनाएं उन क्वालिटीज़ की जो आप अपने पार्टनर में चाहते हैं, तो हुँ। यहाँ से शुरू करें। उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप खुद कैसे हैं। मानिए आप हैं जहाँ आप हर दूसरे इंसान को जज करते हैं, हुँ। और आपको चाहिए जो आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करे, तो हुँ। वो नहीं होगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़, एक सेंटेंस मिसिंग है। हमें क्या लगता है जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता है, सही बात है। पर होता ये है कि जो हम खुद होते हैं वो हमें मिलता है। क्योंकि हमारे एक सर्टेन विचार हैं, उन विचार से हमारा एक ऑरा बनता है, हमारा बिहेवियर होता है, और जैसे हम खुद होंगे हमें उसी तरह के लोग मिलेंगे। अब आप एक्शन ले रहे हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ही लोगों का नेटवर्क है ना आपके पास। मैं कर रही हूँ तो मेरे पास ऐसे ही लोगों का नेटवर्क है जो ये चीज़ कर रहे हैं। हुँ। तो हम जो काम करते हैं उसी नेटवर्क के लोग हमें मिलेंगे। हुँ। वैसे ही जो विचारधारा हमारी होती है, जिस तरह के हम इंसान होते हैं, वैसे ही लोग हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई, फिर मैंने देखा कि मुझ में क्या क्या है। अगर मैं चाह रही हूँ कि कोई इंसान मेरी लाइफ में ऐसा है जो कि इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, कि हुँ। मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है हर टाइम, कि मैं हुँ। उसकी लाइफ में आके खुशी दूंगी, मैं तो दे ही दूंगी, पर पहले उसे खुद भी तो खुश रहना पड़ेगा। सही बात जब है। मुझे ये चाहिए तो मुझे वो बनना पड़ेगा जो इमोशनली इंडिपेंडेंट है।
तो मैंने देखा कि मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट हूँ, हाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, हाँ, क्या मैं किसी को बहुत ज़्यादा जज कर रही हूँ, नहीं कर रही, तो चलो गुड टू गो, कि लविंग है, तो आपने काइंड पूरी है। लिस्ट तो बनाई। मैंने पूरी लिस्ट बनाई सारी चीज़ों की, और फिर देखा इसमें मुझ में क्या क्या है, मुझ में हम्म, नहीं है अगर, तो मैंने वो थोड़ा टाइम खुद को दिया कि पहले मैं खुद पे काम करके खुद में ये चीज़ें लाऊं। और मैं एक चीज़ करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो मैं मानती हूँ कि जो सोचो हो जाएगा, साथ में मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ, और लास्ट में मैं लिखती हूँ कि भगवान ये जब देना हो तब दे देना। ये लिस्ट मैंने अपने इंसानी दिमाग से सोची है, बाकी आपको जो अच्छा लगे जब लगे वो कर देना। दोस्तों, अगर आप अपना लाइफ पार्टनर चाहते हैं या लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, पहले आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा। ट्रू। जब आप डिजर्विंग बनेंगे तभी वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे, वही चीज़ आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये नहीं है कि आपने कुछ भी सोचा वो आपको मिल जाएगा। जैसे आप हैं वैसी ही चीज़ें आपके साथ में होंगी। अगर किसी को शुरुआत करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो वो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत कर सकता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग करनी है, तो सबसे पहले ना आपको अपने इसको थोड़ा शांत रखना शुरू करना पड़ेगा, ठीक क्योंकि है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम चीज़ें क्या पढ़ते हैं, एफर्मेशंस, सही बात कि है। अच्छी चीज़ें बोलिए, एफर्मेशन बोलिए कि कहिए ऐसा कि मुझे ये मिल गया है, मैंने ये अचीव कर लिया है। पर हमारा कॉन्शियस दिमाग जो है, जैसे ही आप एफर्मेशन लिखेंगे कि मैंने ये अचीव कर लिया है, कॉन्शियस दिमाग कहेगा कहाँ है, फिर कहाँ दिखाओ, है? दिखाओ। सही कहाँ बात है। किया है अचीव। बिल्कुल सही बात है। तो फिर इसमें आएगा कॉन्ट्रडिक्शन, कि आप बोल रहे हैं और आपका दिमाग मान नहीं रहा है, तो आप कॉन्ट्रडिक्शन और फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे कि ये सब तो काम नहीं करता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी जो मैंने शुरू किया था वो मेडिटेशन करने से शुरुआत करें, कि शांति से थोड़ी देर बैठें, कुछ भी नहीं करना, समझ आ रहा है कि क्या करते हैं मेडिटेशन में, तो शांति से बैठें और बस देखें, यहाँ पे फोकस करके कि मेरे श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। ये करके आप अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा करके शांत करने से शुरू कीजिए। दिन में 10-15 मिनट से टाइमर लगा के बैठ जाओ, 10-15 मिनट ये करो। स्टेप 1। स्टेप 1, ठीक है। 10-15 मिनट अपने साथ श्वास पे ध्यान दो, हम्म, वहां से दिमाग थोड़ा थोड़ा शांत होना शुरू होगा। सेकेंड स्टेप, जब आप शांत होने लगे हैं, अब देखिए आपको लाइफ में क्या चीजें चाहिए, फिर उसके जो भी चाहिए, और सबसे, और ये जो बात मेडिटेशन करने के बाद ना आप बोलते भी क्या हो उस पर भी ध्यान रखना शुरू करो। क्योंकि अगर हम एफर्मेशन, मैं किसी को एफर्मेशन बताती हूँ, वो कहते हैं हमने भी लिखा कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लिखा आपने 15 मिनट बैठ के कि चलो लिख लिया 15 मिनट, और बाकी दिन के 23 घंटे और बचे हुए 23 घंटा और इतना 23 आवर्स 45 मिनट्स, है ना, ये सब आप बैठ गए कि अरे मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में सब बेकार होता रहता है, मेरी तो किस्मत खराब, ये सब बोल रहे हो, तो आपने क्या अफर्म किया ज्यादा देर कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, 15 मिनट एफर्मेशन लिखी, तो आप क्या बोल रहे हो इस पे ध्यान दे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कोई सिर्फ टेक्निक नहीं है, इट शुड बी अ वे टू लिव योर लाइफ, कि आप उसी जोन में रहते हैं और उसी जोन में ही बात करते हैं सबसे, वही जोन में सोचते हैं, तो ये लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए इस चीज को। ठीक है। कि अपने क्या बोल रहे हो उस पर ध्यान रखो, क्या बोल लिया उस पर पूरे दिन ध्यान दिया। तीसरी चीज, जैसे हम अपने अन्न का ध्यान रखते हैं, सुनते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो हमारा अन्न सिर्फ हमारा खाना नहीं है, अब दिमाग को भी तो एक अन्न जा रहा है ना, कि आप पूरा क्या सोशल मीडिया से इधर उधर देख रहे हो, बिल्कुल सही किस बात है। तरह के लोगों के साथ बैठ रहे हो आप, वो क्या बातें कर रहे हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है कि अगर मैं किसी ऐसे लोगों के ग्रुप में बैठी हूँ जो दूसरों की बहुत ज्यादा बिचिंग कर रहे हैं, ऐसा चुगलियां चल रही हैं बहुत ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में भी वही थॉट्स आने लग जाते हैं, क्योंकि जैसा मेरा इनपुट रहेगा वैसा ही मेरे मुंह से आउटपुट आएगा, वैसे ही मैं विचार जनरेट करूंगी, बिल्कुल वही सही बात है। अट्रैक्ट करूंगी। तो मैंने इस पे ध्यान दिया कि पहले मैं शांत रहूं, दूसरा मैं खुद क्या सोच रही हूँ, तीसरा मैं किस तरह का एनवायरनमेंट में हूँ, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रही हूँ, उस पर भी थोड़ा रोक लगाइए, ध्यान रखिए क्या कर रहे हैं आप। और उसके बाद जो अपने पॉजिटिव एफर्मेशन जो आपको चाहिए, वो अब नए एफर्मेशन बनाने शुरू कीजिए, और उनको दिन में कई बार दोहराना। ऐसा नहीं मैं बैठ ही सिर्फ दिन में, अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और अब आपको एक शांत इंसान बनना है, तो आप अगर अपना जब पानी पी रहे हैं तो अपने पानी को छू के पी के कि मैं बहुत ही शांत इंसान हूँ, ऐसे करके पानी पी लो। खाना खा रहे हो तो मैं एकदम टेक्निक भी शांत बोलते हैं। रहता हूँ। मैं अभी डॉक्टर अमित कुमार के साथ में बात कर रहा हाँ था, उनके जी, साथ में पॉडकास्ट हुआ था, तो उन्होंने बड़ी इफेक्टिव टेक्निक बताई है, वाटर टेक्निक, राइट। है ना। तो साथ में क्योंकि पानी की बात आई गई, तो वो वाटर टेक्निक भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दें। क्योंकि हम, पानी की एक मेमोरी होती है, और मैं तो सही में ऐसा मानती हूँ कि हर नॉन लिविंग चीज मुझे सुन रही है। मेरा लैपटॉप कभी एकदम से अपडेट पे लग, जैसे कि आपको जब जल्दी हो रही होती है ना कि जल्दी से लैपटॉप शुरू हो, मीटिंग शुरू करनी है, उसी टाइम लैपटॉप कई बार अपडेट पे लग जाता है, क्योंकि वो आपका हसल की एनर्जी और एंजाइटी की एनर्जी कैच कर रहा है।
तो मुझे लगता है हर नॉन लिविंग चीज मुझे सुन रही है, तो मैं पहले ही थैंक यू माइक, थैंक यू वाईफाई प्लीज यार थोड़ा बिहेव करना, मेरा सेशन है, कैमरा वैमरा सब प्लीज बिहेव अभी करना। आपने भी देखा था कि जैसे ही पॉडकास्ट शुरू होने वाला था, मैं माइक को थैंक यू बोल रहा था, है ना, कि आज रख लेना। क्योंकि यही है ना, यही सब चीजें, अब ये चीजें ठीक बिहेव ना करें, चलते बीच में कुछ अपना ड्रामा दिखाएं तो दिक्कत होगी ना हमें। तो मैं इसलिए सारी नॉन लिविंग चीज को, सिर्फ पानी को ही नहीं, मैं सबको समझती हूँ, सब कुछ मुझे सुन रहा है। हाँ, और मैं फिर बीच में एक बार रुकूंगा। हाँ मेरा जी, सबसे बड़ा दोस्त पता है कौन है? मेरा कौन? सबसे बड़ा दोस्त है कैलकुलेटर। ओह मैं हमेशा कैलकुलेटर रखता हूँ और उससे बातें भी करता हूँ, उससे बातचीत करता रहता हूँ कि कभी कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा गया तो उसको थैंक यू बोलता हूँ, कभी कोई रिकॉर्ड डाउन गया, आज तो मरवा दिया। है ना? जी तो जी जी। ये ना हम लोग कहीं ना कहीं मतलब सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, हमको पता नहीं है। पर मैं ये करती हूँ कि मैं सब नॉन लिविंग चीज से बात करके, और पानी का भी है कि जब आप किसी, अगर आपको लग रहा है घर में कोई और भी गुस्सा कर रहा है या मुझे कोई चीज चाहिए, तो जब भी आप वो पानी पी रहे हैं, उसके आसपास में ऐसे हाथ करके मैं बिल्कुल फील करती हूँ कि ये चीज मुझे सुन रही है, अब क्योंकि ये मेरे अंदर जाएगी, मेरे सारे सेल्स में उतरेगी ये बिल्कुल चीज। सही बात है। तो पानी को बिल्कुल छू के हम्म कि मैं बहुत शांत हूँ, थैंक यू, मेरी लाइफ में इतनी अमेजिंग चीजें हो रही हैं, थैंक यू सो मच कह के, या कुछ चाहिए तो पूरा बोल के, छू के, मेरे मतलब मुझे ऐसे लगता है खुद से कि यहाँ से कुछ तो बहुत अलग अद्भुत शक्ति आती है, तो छू के उसमें डाल दो अपने विचारों को उस समय। और ये मैंने अपने घर में भी अप्लाई करवाया है कि अगर हम खाना भी बन रहा है हमारे घर में, तो किचन में हमेशा कुछ अच्छा चल रहा होता है, भगवान का नाम, हम फोन पे बात करना अवॉइड करते हैं जब खाना बन रहा है, खाते टाइम भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि उस खाने के साथ आपके विचार और वाइब्रेशंस अंदर जा रहे हैं। तो जब आप एंजाइटी वाला फील कर रहे हैं रोटी बनाते टाइम या खाते टाइम, आप वही महसूस करेंगे। तो एक बेसिक सा बदलाव अगर करें कि जब खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ भी जो आपके अंदर उतरना है, तो उसको कह के, जो भी आपकी इंटेंशन है, जो भी आपकी विश है, एफर्मेशन है, वो उस समय बोल के फिर खाना खाइए, तो कुछ तो बदल जाएगा एकदम लाइफ में, बढ़िया। क्योंकि आप बॉडी में भी देखिए 70% वाटर ही होता है ना, और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब पानी पीते हैं तो हीलिंग होती है। और जबकि नॉर्मली रूटीन में जो घर परिवार में क्या चलता है, जब भी खाना बनता है तब भी चिक चिक होती है और खाना खाते टाइम तो लड़ाई होती है ना, गुस्से में हम पानी सब पीते हैं। डिस्कशन करते हैं ना हम, वो हाँ, सारी चीजें कि ये सुबह से हुआ शाम तक वो क्या हुआ, क्या हुआ। हाँ, वो सब टेबल पे। तो थोड़ा हंसी खुशी का माहौल बना के रखें जब खाना खा रहे हैं, जी। वहां से बहुत बदलाव आपको घर की एनर्जी में फील होने लग जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो इफेक्टिव टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक तो हमने बात की वाटर टेक्निक है, और सच में ये काम भी करती है। और इसमें जाता क्या है भाई, जाता क्या है, मतलब कई कहते हैं कि ये काम नहीं करती, मतलब काम नहीं करती तो इम्प्लीमेंट करने में जाएगा क्या? हाँ, करके तो पानी देखो। लेना है, गिलास लेना है, सिर्फ बोलना है, अच्छा ही तो है, अच्छा बोलो। हमारे बड़े बुजुर्ग भी तो यही कहते थे ना, अच्छा बोलो। गांधी जी भी तो यही बोलते थे, तो अच्छा बापू बोलो। के 3 बंदर, है ना? तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो जो इफेक्टिव टेक्निक्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो क्या-क्या? एक तो वाटर टेक्निक हो गई, उसके अलावा कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं? उसके अलावा मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब मैं जर्नलिंग अलग तरह से करती हूँ, तो उसे हम क्रिएटिव जर्नलिंग या क्रिएटिव राइटिंग कह सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्स में बहुत लगाई थी कि अब जैसे मानो कल मेरा एग्जाम है, कल 5 बजे मैं एग्जाम दे के वापस आऊंगी, तो मैं एक दिन पहले उस दिन के लिए लिख लेती थी कि जैसे कि कल मेरा एग्जाम है 9 को, लेट्स से 9 मार्च को मेरा एग्जाम है, तो मैं 9 आज ही 8 को ही 9 मार्च 5:30 PM कि मैं एग्जाम से घर आई, मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, मैंने पेपर खोला तो वो सारे क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए थे, और मेरे पेन से ऐसे स्मूथली आंसर्स फ्लो होते जा रहे थे, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एकदम सुपर चार्ज फील कर रही हूँ अगले एग्जाम के लिए। तो जो चीज़ कल होनी है उसके लिए मैंने एक दिन पहले ही ऐसे लिख लिया जैसे वो बिल्कुल मेरे मन पसंद हुई है। उससे क्या होता है कि आपका दिमाग शांत हो जाता है, जो वो कल क्या होगा, क्योंकि दिमाग हमेशा अनसर्टेन चीजों के बारे में सोचता है और कि ये कल जनरली क्या आप होगा। एग्जाम के दौरान करते थे? ये मैं एग्जाम के दौरान करती थी पहले, और अब तो ऑलमोस्ट सारी चीजों के लिए कि मैं कहीं जा रही हूँ, जैसे अब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था ना कल की अब कन्वर्सेशन कैसे होगा, तो मैं पहले से ही कि हम जाएंगे, कन्वर्सेशन एकदम स्मूथ हुआ, और सारा मतलब क्वेश्चंस फ्लो कर रहे थे, कन्वर्सेशन वाज फ्लोइंग ब्यूटीफुली। और हमने बहुत ही, मैं जब वर्कशॉप भी करती हूँ अपनी कंडक्ट, तो मैं उसमें पहले से बोल देती हूँ एक कि मैं अब जो बोलूँगी, अब भगवान मुझसे जो बुलवाना, जो यहाँ 300 लोग बैठे हैं इन्हें मुझसे जो सुनना हो, मुझसे भाई बुलवाइएगा, और वो चीज़ उनकी लाइफ में जाके बदलाव करे। तो ये क्रिएटिव राइटिंग इज अ वे टू सेट योर इंटेंशन बिफोर इवन प्रोसीडिंग विद द वर्क। तो ये मैं एक चीज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगती है, क्योंकि जब आप लिखते हैं कुछ चीज़, तो आपकी आंखें उसे देख रही हैं, हाथ उसे लिख रहे हैं, दिमाग में वही चल रहा है, आप कहीं कहीं उसे पढ़ भी रहे हैं लिखते हुए, तो आपके 5 सेंसेस जब उसमें इन्वॉल्व हैं,
तो कुछ जादू होगा उसके बाद, क्योंकि आपने सब कुछ ये इन्वॉल्व बिल्कुल किया आपने है। ना एक मेमोरी की टेक्निक भी बता दी। जनरली मुझसे पूछा जाता है कि भाई मेमोरी को शार्प करने का तरीका क्या है? तो मैं कहता हूँ कि अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर दो। ट्रू। इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप है ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको याद करनी है उसमें अपनी सारी सेंसेस, मतलब आप उसको देखो, फिर आप उसको हल्का-हल्का धीरे-धीरे बोलो। जब आप उसको बोलोगे तो आप उसको सुनोगे भी, थोड़ा-सा उसको लिख भी लो, थोड़ा-सा उसको इमेजिन भी कर लो, अपने आप के साथ उसको लिंक भी कर दो। तो जब आप अपनी सारी सेंसेस और अपने आप को इन्वॉल्व कर दोगे एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे, तो जो आपका इनपुट है वो स्ट्रेंथन बन जाएगा। आपका इनपुट स्ट्रॉन्ग जाएगा, तो आउटपुट भी स्ट्रॉन्ग आएगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल एब्सोल्युटली। सही बात है। जी, और कोई और टेक्निक उसके अलावा है, एक विजन बोर्ड की टेक्निक है, द सीक्रेट बुक में बताई है। हुँ, मैंने 2019 में दिसंबर में 2020 के लिए एक विजन बोर्ड बनाया था, जिसमें मैंने ऐसे 2020 लिख के, विजन बोर्ड सिंपली इज, आपकी ख्वाहिशें जो हैं हुँ, उसकी तस्वीरें कुछ लीजिए, पिक्चर्स लीजिए और लगा लीजिए। आप उसे ऑफ ऐसे सामने लगा सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, या फिर मैंने फ़ोन पे बना के लैपटॉप में वॉलपेपर लगा लिया था। तो ऐसा कर सकते हो, कितने सारे टूल्स होते हैं कि ठीक है। कोलाज बना के लगा लो। तो वहाँ मैंने उस समय देखा कि लाइफ में क्या-क्या चाहिए। तो उस समय मैं सीए भी नहीं बनी थी, हुँ, जॉब तो थी ही नहीं, कुछ हुँ, भी नहीं था मतलब। हुँ, तो मैंने तब लगाया, सबसे पहले बीच में लिख के एक एफर्मेशन लिखी कि मनी कम्स टू मी ईज़िली एंड एफर्टलेसली, वो लगाया। उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट में कुछ छोटा अमाउंट क्रेडिट हुआ था, ऐसे ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट का। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और हुँ, वहाँ थोड़ा सा व्हाइटनर सा करके, फ़ोन के एडिटर में वहाँ पे व्हाइटनर से करके लिखा अमाउंट जो मुझे चाहिए था कि हुँ, मेरी पहली सैलरी इतनी होगी। तो मैंने ऐसे 85,000 क्रेडिटेड टू माय अकाउंट, वो मैसेज तो पूरा था ही, बस वहाँ से काट के 85,000 लिख दिया और फिर अकाउंट बैलेंस भी चेंज करके ठीक अकॉर्डिंगली सेट कर दिया। हुँ, ये लगाया इधर। फिर मैंने एक पार्टनर की, मतलब एक कपल की फ़ोटो लगाई जो मुझे अच्छा लगता था उस टाइम पे, वहाँ लगाई वो। फिर मेरे बहुत दोस्त नहीं थे, तो मेरे को लगा कि अब जो मेरा पार्टनर कोई भी हो, उसके एटलीस्ट दोस्त हो, उसकी हुँ, बड़ी फैमिली हो, कि उसके साथ घूमने जा पाए, क्योंकि अपने में तो कर नहीं पाए। सही बात तो है। मैंने वो लगाया। एक मैंने जो मेरे मार्क्स मैंने सोचे थे आए, वो लगाए। फिर मैंने एक कॉन्वोकेशन की फ़ोटो किसी की लिंक्डइन से उठाई, उस लड़के की, गॉड ब्लेस यू दैट गर्ल। उसकी फ़ोटो उठाई, साड़ी में वो ऐसा डिग्री ले खड़ी है, वो फ़ोटो लगाई। और मैं चाहती थी कि मेरे को और बोलने की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें, क्योंकि उस समय तक मैंने सिर्फ एक ही पब्लिक स्पीकिंग के नाम पे एक ही सेशन किया था। तो मैंने वो ही लगा दी वहाँ पे, वहाँ से उन्होंने लिख के दिया था नेहा दत्ता स्पीकर, तो हुँ, मैंने वहाँ वो भी चिपका दिया उस पे कि मुझे उसके लिए अवार्ड भी मिल रहा है। तो मैंने इस तरह से कुछ-कुछ चीज़ें जो मैं चाहती थी, वो मैंने सारी लगाई। लैपटॉप पे लगी रही सामने कुछ टाइम, जैसे जब भी लैपटॉप खोलो दिखती थी, बस थोड़ी देर देखा कि हाँ ठीक है, ये हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। बस फिर आगे अपने काम पे बढ़ गए। और फिर उसके बाद अब मैंने अब 24 में, जब 23-24 में अब देखा, वो सब चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। और जो मेरी पहली सैलरी आई थी पीडब्ल्यूसी से, वो एग्ज़ैक्टली सेम थी, 84,650 या 950 अराउंड। 500 400-500 रुपए कम होंगे बस, वरना एग्ज़ैक्ट डॉट अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। तो विज़न बोर्ड की जो टेक्निक है वो भी काफ़ी काम करती है। राइट। विजन बोर्ड हुआ, इसके बाद विजुअलाइजेशन, जो कि एक सेगमेंट है विजन बोर्ड का ही, कि आपने जो देखा है उसे इमेजिन करने की, ज़्यादा फोर्स मत करो खुद को, बस ऐसे सोचो कि अगर ये चीज़ हो जाए तो क्या मज़ा ही आ क्या जाएगा। 2 मज़ा आ मिनट आंखें जाएगा। बंद करके ऐसे कि वही गाड़ी चला अब रहे हैं ये भी अगर, इतना बड़ा टास्क लग रहा है, मतलब इसमें ना पैसा लग रहा है, ना कुछ लग रहा है कुछ कि नहीं करना। इमेजिन कैसे करें? किसी को लगता है कि हमारी इमेजिनेशन इमेजिनेशन सबकी काम करती है। अब 2 मिनट के आंखें बंद करो, देखो अपने घर के किचन को इमेजिन करो, अपना फ्रिज इमेजिन करो, अपनी गैस इमेजिन करो कि आप गैस जला रहे हो, तो सब इमेजिन कर पाते हैं ना। हुँ, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ अभी तक आई नहीं है, तो हमें वो टास्क लगता है कि अब इसे कैसे इमेजिन करें। हुँ। तो फोटोज देख लो, पिंटरेस्ट पे कितनी फोटोज अवेलेबल होती हैं, यूट्यूब पे क्लिप्स देख लो और मैं वैसी। पता क्या है, मैं यहाँ भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी बात इमेजिनेशन की करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि हमारे ब्रेन में एक पिक्चर डिक्शनरी बनी हुई है। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जिस भी चीज़ को हमने देख लिया है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जिस-जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे अंदर स्टोर हो रहा है ना? राइट। तो ऐसी काउंटलेस इमेजेस हमारे ब्रेन में आ गई हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलता हूँ महात्मा गांधी। जैसे ही मैं एक वर्ड बोलूँगा, आपका दिमाग ब्रेन में एक एकदम आई, रिफ्लेक्ट कर देगा, पिक्चर तो आई। वो पिक्चर कहाँ से आई? क्योंकि आपके ब्रेन में है। तो एक ऑलरेडी पिक्चर डिक्शनरी है। इमेजिन करना ये हमारे ब्रेन का नेचुरल प्रोसेस है। विजुअलाइज़ करना बेहद आसान है। अब हम सोच रहे हैं कि इसको भी टास्क की तरह ले रहे हैं, तो फिर लेते रहिए। ये सही आपने चीज़ बोली कि सबसे बड़ी जो चीज़ हमें इसमें पूरे कहानी में फिक्स करने की ज़रूरत है, वो चीज़ों को ना टास्क नहीं समझना है। मैंने क्या बोला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाइफ़स्टाइल का पार्ट बनाना है। सही बात। जर्नलिंग में रोज़ कर लो, कभी भी कर लो। किस हुँ। टाइम करें, कौन से पेन से लिखें, किस समय लिखना है, कितनी बार लिखना है। जब मन कर रहा है और जब तक मन कर रहा है तब तक लिख लो। रसराज जी महाराज आए थे पॉडकास्ट पे, तो उनसे मैंने पूछा था कि जो हनुमान चालीसा है,
वो कब करनी चाहिए? बोला कभी भी कर लो, सुबह कर लो, रात को कर लो, दोपहर में कर, जब मन करे तब कर लो। अब उसके लिए भी क्या कंडीशन है, क्या नियम है? क्या बाबा हनुमान आए थे बताने के लिए कि ये फॉलो करोगे तो मैं खुश होऊंगा? वो गुस्सा हो गए, है ना। तो ये जो बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं वो कभी इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाते उन चीजों को। बिल्कुल सही बात है। तो विजुअलाइजेशन पे कंप्लीट कीजिए आगे। तो विजुअलाइजेशन में अब आपने बहुत अच्छा क्लू दे दिया है कि अपने दिमाग की ही पिक्चर डिक्शनरी को यूज करके वहां से इमेजेस उठाइए, सब इमेजिन हो जाएगा 2 मिनट आराम से। वही ना, जब ये शांत रहेगा तो जो इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड पिक्चर्स है ना, वो ग्लिम्सेस में आपको आती जाएंगी। तो विजुअलाइजेशन इस तरह से करिए। उसके बाद एक और चीज, एफर्मेशंस, कि आपको जो चीजें चाहिए उसे, आप कोई पूछता है कि हम फ्यूचर टेंस में लिखेंगे कि थैंक यू मुझे ये मिल गया है, मैंने कहा फ्यूचर टेंस में लिखोगे तो फ्यूचर में ही होगा फिर वो। और फ्यूचर तो कोई होता ही नहीं है, प्रेजेंट ही होता है, जो हो रहा है आज हो रहा है, अभी हो रहा है। तो जो भी अपनी एफर्मेशन लिखे, मेक इट इन दी प्रेजेंट टेंस। या किसी को लगता है अगर मैंने लिख दिया कि थैंक यू मुझे 1 लाख की नौकरी मिल गई है और अभी मेरे को 5,000 की भी नहीं है, मेरे पास 10,000 की भी नहीं है, तो मेरा दिमाग विश्वास नहीं करेगा। तो मैंने कहा इसको और बेटर कैसे कर सकते हो कि इसको प्रोसेस में लिखो एफर्मेशन की, मतलब मैं हर दिन मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आ रहे हैं जो मुझे उस 1 लाख की नौकरी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये फ्यूचर भी नहीं हुआ कि होगा, ये अभी हुआ। और जब हम दिमाग को प्रोसेस कहते हैं, मैं आज कहूँ कि मैं बहुत ही खुश इंसान हूँ और मैं हर दिन रोना धोना मचा के रखती हूँ, दिमाग मानेगा नहीं मानेगा। मैं बोलूँ मैं हर दिन के साथ खुश फील कर रही हूँ। दिमाग बड़ा बदमाश होता है ना, दिमाग का ही सारा चक्कर है, उसी को मनाने के लिए सारी टेक्निक्स हम करते हैं कि ये मान जाए बस। तो अपनी एफर्मेशन ऐसे बनाएं कि मैं खुद हर दिन के हिसाब से मैं खुश हो रही हूँ, मेरे घर में शांति हो रही है, हो गई है। अगर दिमाग नहीं मान पा रहा है तो हो रही है तो प्रोसेस है। सही बात है। तो इसको आप कर सकते हैं। तो एफर्मेशन एक टेक्निक है। ठीक है, आपने बताया क्रिएटिव राइटिंग हो गया, विजन बोर्ड हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, इसके अलावा भी कोई इफेक्टिव टेक्निक होती है? इसके अलावा एक जो सुपर इफेक्टिव टेक्निक होती है, जो सबको करनी है, डिस्पाइट आप कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, विश्वास करें थोड़ा सा। विश्वास करें। अगर आपने विश्वास नहीं करा, वो एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है ना, कि अगर आपने, जैसे मैं आई और मैं आके बोलूं आज आप बीमार लग रहे हो, थोड़े हुआ है क्या कुछ, बड़े थके थके से लग रहे हो, आपका दिमाग इमिडिएटली क्लूज फाइंड करने लगेगा कि हाँ मतलब शायद मैं सोया भी कम था इसलिए लग रहा हूँगा, कल भी बहुत भागा दौड़ी हो गई थी इसलिए लग रहा हूँगा। और मैं आपको आके अगर बोलूँ आज आप बड़े एनर्जेटिक लग रहे हो, कन्वर्सेशन में तो मजा ही आ जाएगा, तो आपको एक्चुअली अंदर फील होने लग जाएगा कि वो हुआ है वो चीज, जबकि आप सेम के सेम हो। मैंने बाहर से क्या बोला या आपने उसका क्या प्रोसेस किया, उसने एक प्लेसिबो इफेक्ट दिया आपके अंदर। सही बात है। तो कई बार मतलब एक ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं कि आपने किसी को कोई एक मीठी गोली दे दी और आपने उसको बता दिया कि ये खाते ही ना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो बंदा खाता है। हमें बचपन से मम्मी जिन डॉक्टर के पास लेके जाती थी, उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि हमें क्या हुआ है, ठीक है। वो ऐसा मुस्कुराते थे, दवाइयाँ देते थे, कुछ मीठी गोलियां हमें मिलती थी, वो कहते थे कि अब देख कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 2 दिन इसको खा। तो बचपन से हमारे दिमाग में वो सेट था कि हम इनके यहाँ जाएंगे और एकदम ठीक हो जाएंगे। ये मैंने भी किया। ये मैंने ऐसे किया कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं कि हमारे बच्चे को कोटिले जैसा बना दो। एक बच्चा आया था, बहुत फेमस हुआ था, मेरा ही ट्रेनिंग का बच्चा, और या आपकी जैसी मेमोरी हो जाए, आपके जैसा मैथ्स हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं भाई बच्चे को टेक्निक सिखाऊंगा, सारी चीज़। बोलो टेक्निक्स के अलावा भी आप कुछ देते हो क्या, कुछ मतलब कुछ खाने पीने का? तो कई बार तो मैं इग्नोर करता हूँ, जब वो सामने वाला पेरेंट्स मानता ही नहीं, हाँ देता हूँ। तो जब भी क्लास होती है अब, तो वो ऊपर ग्लूकोज का डिब्बा रखा है तो वो ग्लूकोन डी बना के मैं पिला देता हूँ, साथ में मेमोरी की टेक्निक सिखा देता हूँ। घर पे जाके वो बच्चा करता है और पेरेंट्स आके कहते हैं सर वो जो है ना, वो जो आपकी मेमोरी ड्रिंक है ना, वो जबरदस्त काम कर रही है। अरे मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, वो काम नहीं कर रही। बोले नहीं सर, वो शायद उसमें कुछ है, आप उसको कंटिन्यू रखिए और हमें भी बताइए, हम भी परचेज करेंगे। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बिलीव सिस्टम है, ठीक है, कि आप कुछ ले रहे हैं, आप साथ टेक्निक भी तो सीख रहे हैं, और सिर्फ उस पर विश्वास कि मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं जिससे मेरी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, ये सिर्फ आपका विश्वास आपको ठीक कर रहा है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो ये प्लेसबो इफेक्ट है ना, ये बहुत जगह ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं इसके। एक टेक्निक है मैम, 555 बोलते हैं उसको, है ना, वो क्या टेक्निक है?
उस टेक्निक में ऐसा है, पहले तो मेरे को भी ऐसा लगता था, क्योंकि जब ना अगर हम कोई टेक्निक बोल देते हैं किसी को तो उसको लगता है कि अब हम बंध गए हैं इसमें, हाँ, कि अब इसी कलर के पेन से रात चलो के अब इतने टेक्निक नहीं बजे बोले, हाँ इतनी बार लिखना है, सही बात तो है। उनको ऐसा लगता है। पर चलो मैंने भी जब सुनी, बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस होते हैं, मेरे सामने भी आया, तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। मैंने भी किया कि चलो मेरे को, मैं अपनी जब एग्जाम क्लियर हुए थे तो मैं जॉब के लिए लिखती थी, तो मैं रोज बैठ जाती थी एक ही टाइम पे, चलो अब लिखेंगे कि थैंक यू मुझे जॉब मिल गई है, मुझे वहाँ वहाँ मेरी मैं पूरा, और एफर्मेशन 555 में ऐसी बनाओ कि वो छोटी हो, क्योंकि वो 55 बार लिखनी है, वो आपको 5 डेज एक ही सिटिंग में 55 टाइम्स लिखनी है, तो 5 दिन तक 55 टाइम्स एक ही टाइम पे बैठ के लिखनी है। तो मैं पूरा लिखती थी कि मेरे को यहाँ जॉब मिली है, इतनी सैलरी है, ऐसा ऐसा है, वो लिखती थी। कुछ टाइम बाद चलो मैंने करा जॉब के लिए, इंटरव्यू दिया, जॉब मुझे मिल भी गई, तो मुझे लगा कि चलो दिस टेक्निक तो वर्क्स ब्यूटीफुली। और उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो मेरे को समझ आया कि मे बी डेस्क जॉब इज नॉट समथिंग आई रेजोनेट मोस्ट विद, तो मैंने 3 महीने बाद अपनी जॉब क्विट कर दी। तो मैंने 555 लगाया, मेरी लाइफ में चीज हुई, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये मुझे नहीं चाहिए था, तो 555 टेक्निक मैंने समझा दी अपनी इस बात में, वो लग भी गई, मुझे चीज मिल भी गई। पर इसके बाद भी मैं अपनी सारी टेक्निक बताने के बाद एक चीज कहना चाहूंगी कि आपका दिमाग, इंसानी दिमाग कुछ ही चीजें सोच सकता है, वो उतनी करता है, पर मैं फिर भी यही मानती हूँ कि एक शक्ति हमारे ऊपर है, वो हमसे ज्यादा जानती है कि हमें क्या चाहिए। तो आप सारी टेक्निक लगाइए, साथ में बस एक विश्वास रखिए कि मेरी लाइफ में चीजें हो रही हैं मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छी बात है। मन का हो तो बहुत अच्छा, मन का ना हो तो और भी ज्यादा अच्छा। तो थोड़ा सा इजी गोइंग रहिए लाइफ भगवान को में। बहुत ज्यादा मानते हैं? बहुत ज्यादा मानती हूँ मैं। कब से मानते हैं? मैं पहले तो मुझे लगता था कि मम्मी जबरदस्ती प्रमोट करती रहती हैं कुछ तो रिलीजन की, भगवान होते हैं इनकी पूजा किया करो। बट जब आपकी लाइफ में वो एक टाइम आता है कि आपने सब करके देख लिया जितना आपकी समझ में था और कुछ नहीं ही हुआ, क्योंकि देखिए डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, उसके बाद आपने मेडिटेशन किया, फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो चीजें आपस में ना कनेक्ट होती जा रही हैं, है ना जी। तो मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब समझा था ना, तो उसके बाद मेरे को कहीं ना कहीं लगने लगा कि जैसे मैंने टेक्निक लगाई, चीज हो गई, तो सब हो रहा है, फिर तो मुझे लगा कि फिर अब भगवान की क्या जरूरत है, मम्मी क्यों प्रमोट कर रही थी, फिर तो सारा मेरी टेक्निक बढ़िया चल रही, मैंने लगाई, हो रही है। बट फिर मैंने वो कुछ मोमेंट एक्सपीरियंस करे कि जो मैंने सोचा था कि ये मिल जाए तो मैं बहुत खुश होंगी, मुझे उतनी खुशी नहीं हुई। तो इसका मतलब मुझे लगा कि कोई और शक्ति तो होती होगी जिसे हमसे बेटर हमारा पता होता होगा। तो मैंने थोड़ा फिर सरेंडर में रहना शुरू किया कि अब जो हो रहा है ना, आई अलाउ लाइफ टू अनफोल्ड ऑन इट्स ओन। मतलब मैं पॉडकास्ट अगर कर रही हूँ भी या मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैंने ये प्लान नहीं किया था। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जब हम प्लान नहीं करते हैं चीजें, हर एक चीज थोड़ा सा अलाउ करते हैं लाइफ को होने के लिए और भगवान पे विश्वास करते हैं, तो चीजें बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। सही बात है। तो वहां से ये जर्नी मेरी थोड़ी शुरू हुई। और जब मैं अगर एग्जाम में भी थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, तो मम्मी ने एक बार एक चीज बोली थी कि देख तो इतनी परेशान है, क्योंकि मेरे को पैनिक होता था, एंग्शियस एंजाइटी मुझे फील होती थी कि जब मेरा एग्जाम है सुबह और मैं घबरा रही हूँ, तो मम्मी ने कहा देख घर में मंदिर है, जाके बैठ जा, जो तूने पढ़ा है जाके बता दे ऑनेस्टली कि मैंने ये करा है, और कल जो होगा आप देख लेना। तो वहां से अब मेरे को कुछ और पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गई, ऐसे मैंने बताया कि देखो मैंने ये पढ़ लिया है, अब कल क्या होगा मुझे याद आएगा नहीं आएगा कल, और मेरा एक रिजल्ट कैसा आएगा, ये मैंने आप पे छोड़ा। ये जब मैंने किया, इसका लॉजिकल रीजनिंग क्या है कि जब आप ऐसा करते हैं, जब आप भगवान में विश्वास करते हैं, किसी शक्ति पे सरेंडर करते हैं, तो आप ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। क्योंकि बहुत बार नॉलेज सारा आपके दिमाग में होता है, बट आप उस एग्जाम हॉल में बैठ के अपने दिमाग पे जब प्रेशर डाल रहे हो आंसर याद आ जाए, नहीं आता है, बाहर आओ आपको आंसर रिकॉल हो जाता है दोबारा, क्योंकि वो अंदर ही था, आपके प्रेशर ने, स्ट्रेस ने इतना फॉग अप कर दिया था आपका दिमाग। तो दिस वाज माय विलफुल चॉइस टू बिलीव दैट देयर इज अ पावर बियॉन्ड मी। तो वो मुझे बहुत ही रिलैक्स रखता है, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ चीज़ों की, और मैंने जितना ज़्यादा इसको अप्लाई किया लाइफ में, उतना मुझे रिजल्ट भी दिखा है कि कोई तो शक्ति है ऊपर। भगवान का मतलब होता है होप, है ना, एक हमें होप मिलती है। और कई बार ऐसी जगह, क्योंकि सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है नेहा मैम, जैसे कि वो 12th वाली बात मैं बता रहा था कि 2 साल खराब हो गए, मेरे ऊपर फेलियर का लेवल लग गया, तो आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने पेरेंट्स भी कई बार आपका साथ छोड़ देते हैं। True. क्योंकि उनको भी क्या होता है, चाहे वो रिश्तेदार के थ्रू हो या अड़ोस पड़ोस के थ्रू, उनको भी नेगेटिव स्टेटमेंट सुनने को मिलती हैं, उनको उन पे भी लोग प्रेशर करते हैं, तो वो अपना गुस्सा किन पे निकालते हैं, हम पे निकालेंगे। और उस टाइम पे हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर हम भगवान का सहारा ले लें, जिनको भी हम मानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक होप क्योंकि जब मेरे साथ 12th में ऐसा हुआ था, तो घर वालों ने तो बिल्कुल एक तरीके से कन्नी काट ली थी कि कोई बोलता ही नहीं था। तो मैं मानने लगा था। मैं उस टाइम पे एक चैंटिंग
है मतलब। तो वो चैंटिंग क्या था, जब मैं क्योंकि उस टाइम पे 2 साल का वो फेलियर का टैग लग ही गया था। एक मेरा दोस्त है, धीरज नाम है उसका, तो चैंटिंग करता था। वो बोलता रहता था नम्यो हो रहेंगे क्यों, नम्यो हो रहेंगे क्यों, इस तरीके से चैंटिंग करता था। मैंने एक दिन पूछ लिया, भाई क्या क्या यार, ये क्या कौन सी भाषा बोल रहे हो, नम्यो हो रहेंगे क्यों? बोला कि जब भी मैं कहीं भी अटक जाता हूँ, कहीं भी मैं फंस जाता हूँ, तो मैं चैंटिंग करता हूँ और इससे मैं निकल जाता हूँ। तो मैं बोला यार मेरे लिए भी एक चीज पहाड़ बनी हुई है, मेरे लिए आईएएस बनना आसान है। मुझे ये पता था कि अगर ये 12वीं मैंने निकाल दी ना, मैं यूपीएससी क्लियर कर दूंगा, ये 12वीं निकल जाए बस, है ना। तो मैंने वो चैंटिंग करनी शुरू की, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं 12th में टॉप मैंने किया। उसके वाओ! बाद तो जो चैंटिंग थी वो आज भी कंटिन्यू, वो जो, क्योंकि मुझे ये था कि जिस दलदल से, जहाँ से मैं निकल ही नहीं पा रहा था, उस होप ने, उस चीज़ ने मुझे निकाला। तो भगवान जो है मतलब होप का काम भी करता है और बहुत बड़ा मतलब आपका सपोर्ट का काम भी करता है। जब कोई नहीं होता, उस टाइम पे भगवान खड़ा होता है, चाहे ट्रू। उसको आप यूनिवर्स मानिए, चाहे आप भगवान मानिए। जी। कोई सीए बनना चाहता है, कोई एसएससी करना चाहता है, कोई यूपीएससी, जिसने भी बड़ा टारगेट कुछ बना रखा है, तो वो उस चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट करे? सबसे पहले तो वो ये देखे कि क्या वो एक्चुअली वो बनना चाहता है। क्योंकि हुँ, कितने लोगों से जब मेरी बात होती है ना, उनको उनसे और बात करो, कन्वर्सेशन में उनसे पता चलता है कि उनका कोई तो ऐसा कर रहा है, उनके हुँ। रिश्तेदारी में कोई वो भैया हैं जो एक सीए बन गए हैं और वो बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, तो वहाँ से उनके दिमाग में वो आया है। अच्छा, आपके दिमाग में भी ऐसे ही आया था क्या? मेरे किसी दिमाग को में, देखकर आया था? हाँ, क्योंकि मेरे 12th में मार्क्स सही नहीं थे, कुछ हाँ, खास नहीं थे। और मैं, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कन्वर्सेशन के बताया था कि मैं दूसरों के डिसीजन पे ज़्यादा निर्भर रहती थी। सही बात है। तो मैं एक फ्रेंड ग्रुप में जिसमें थी, उसमें हम 5 लोग थे, 4 सीए कर रहे थे, तो ऑब्वियस ही था कि मैं सीए करूँगी। और हुँ। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उस बात पे ठप्पा लग गया, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, मुझे लगा कॉलेज मिलना नहीं है इन मार्क्स के साथ, तो अब हम सीए करेंगे। तो मैं हुँ, ऐसे ही आई थी उसमें। तो हुँ, मेरा कोई पैशन और ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था ये करना। हुँ, तो मैं आ गई थी इसमें। फिर जब धीरे-धीरे इस जर्नी में फिर चलो सीए भी बन गई, नौकरी भी लग गई, फिर मुझे समझ आया कि मैं इससे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं शायद कुछ और करना चाहती हूँ। तो फिर हुँ, उसको मौका दिया, तो उसमें फ्लरिश हो गई चीज़ें। तो हुँ। ये जब मुझे बच्चों से बात करके समझ आता है, कई बार हमें लगता है कि हमें यहाँ जाना है, वो आपने सपना किसी और से बोरो किया है, वो आपका खुद का सपना नहीं है। सही बात है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं या मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, आपको वो चीज़ें हमेशा मिलती हैं जो आपने दिल से कभी सोची हों। हुँ, रफली मतलब आपको कभी कोई सपना, किसी के पास अगर पूछो ना कि उनके पास एक गाड़ी हो, तो कभी उन्होंने उस चीज़ का सपना देखा होगा कि मेरे पास एक गाड़ी हो। आप हुँ। मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ कहना मैं चाहते हैं कुछ इसमें? कहना चाहता हूँ इसमें। जब मैं कॉलेज में गया था मैम, तो कॉलेज में गया था तो बीए फर्स्ट ईयर में था मैं, मतलब बीए फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे हमारी क्लास में एक बच्चा था जिनको साइंटिस्ट बोलते थे, वो हरकिस कटारिया नाम उसका। तो कॉलेज में ना कभी-कभी आता था, और जब भी आता था ना वीवीआईपी मतलब उसको ट्रीट किया जाता था। सारे के सारे कॉलेज के लड़के-लड़कियाँ उसके चारों तरफ आ गए हैं। जब भी प्रोफेसर्स देख रहे हैं तो बड़ा गुणगान गाते थे, ये बच्चा देखो कितना ज़बरदस्त है। तो जब भी आता था वो अपने एक फाइल कैरी करके लेके आता था जिसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते थे। अब मैं रहा फेलियर, तो मैंने एक बार बोला, मैं यार ये जो फ़ाइल है, उसी से बोला कि इसको प्लीज़ एक बार मुझे दिखाओ ना, इसमें क्या-क्या कटिंग्स वगैरह है। तो बड़ा एटीट्यूड में रहता था। तो दिखाता नहीं है, वो किसको दिखाता था? जो शो ऑफ बाज़ी में, प्रोफ़ेसर्स वगैरह को। तो मैंने उस टाइम पे ना बड़े दिल से एक चीज़ फ़ील की थी कि काश ऐसी एक फ़ाइल मेरी होती, जिसमें ऐसे-ऐसे न्यूज़पेपर होते, और काश जब वो फ़ाइल मेरे पापा देखते, क्योंकि अल्टीमेट जो मेरा गोल रहा था मेरे फ़ादर, जो भी मैंने कुछ किया वो मैंने अपने फ़ादर के लिए, हालाँकि मैं सबके लिए करा, लेकिन मेरा जो मोटिवेशन है वो मेरे फ़ादर रहे हैं। तो कि अगर वो मेरे पापा देख लेते तो उनको क्या फ़ील होता? आप यकीन मानिए वो दिल से ऐसा निकला, आज कम से कम 10 फाइलें ऐसी रखी हैं, ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं जिसके फ्रंट पेज पे मेरी स्टोरी ना आई हो। मतलब मेमोरी किंग करके, ये जो मेमोरी किंग का टाइटल है, ये न्यूज़पेपर ने दिया, कैलकुलेटर किंग का टाइटल, क्योंकि 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते-बनाते 10 फाइलें बन गई। पहले मैं, तो बाद में मैं देख रहा था कि वो भी टाइम था कि जब मैं किसी की फाइल देखना चाहता था और वो मुझे फाइल देखने, अब मुझे कोई कहता ना मैम कि सर आपकी फाइल देखनी, ले देखो भाई सारी देखो, है ना? तो होता है ये चीज़, बिल्कुल, बिल्कुल होती है। जी। तो क्योंकि जब यही ना, जब हम कुछ दिल से माँगते हैं, क्योंकि वो हुँ। हमारा अपना सपना हमारे दिल से आया है, यहाँ एक वो घटना और पूरा आती है होता है। याद मुझे। एक मूवी मैं देख रहा था, कोई मिल गया, ठीक है? जादू जादू वाली। तो वो भी कॉलेज का ही एक घटना है कि
बीए सेकंड ईयर तक मैं कॉलेज में जितने भी इवेंट्स वगैरह था उसमें पार्टिसिपेट वगैरह करने लगा था। रोल ऑफ ऑनर अवार्ड भी मैंने जीत लिया था, कॉलेज का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। वो अवार्ड जीतने के बाद भी वो जो टैग्स थे ना वो हट ही नहीं रहे थे, फेलियर वाले। मतलब मैं किसी को बताता था देखो मुझे रोल ऑफ ऑनर मिल गया, या मैंने कॉलेज का ये अवार्ड जीत लिया, वो अवार्ड जीत लिया, ये छोटे-छोटे अवार्ड्स वगैरह थे। तो ना तो वो मैं टैग्स नहीं हटा पा रहा था। तो कोई मिल गया मूवी देख रहा था, तो उसमें था ना कि वो जादू मिल गया। तो वही भगवान के पास में मैं गया, तो मैं बड़ी मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं रोने लग गया कि भगवान कोई तो ऐसी स्किल दे दो, कुछ तो मुझे ऐसा दे दो कि मैं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाऊँ। कुछ तो, जो आप कह रहे हैं ना दिल से कोई चीज़ माँगते हैं, तो वो दिल से ऐसी माँगी कि फिर मैं मेमोरी की दुनिया में, और फिर आज सबसे अलग माना जाता है कि देखो ये मेमोरी किंग है, कैलकुलेटर किंग है। मतलब मैंने ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, हमें पाई की वैल्यू 33,000 दशमलव स्थानों तक मैंने याद की हुई है। केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल, जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स को याद नहीं होती, उसको 21 सेकंड में मैंने रिकॉल किया हुआ है। 1 घंटे में 60 मोबाइल नंबर याद कर देना, मतलब 600 डिजिट, उनको फॉरवर्ड भी मैं कर देता हूँ, रिवर्स भी कर देता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो जब दिल से माँगा, है ना? तो वो चीज़ सच में पूरी भी होती है। और डॉक्टर कलाम की जो बुक है, उनमें भी उन्होंने बताया था कि जब भी कोई चीज़ है ना, जब किसी चीज़ के लिए आत्मा से वो चीज़ निकल जाती है ना कि राइट, सो ट्रू। काश ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो वो फिर कभी ना कभी मिलती है। तो जी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि जो हमें लगता है कि हम कोई कोर्स के रिजल्ट को मैनिफेस्ट कर लें। हुँ, अब अगर आप बैठ के पूरी अपनी ताकत लगा के सिर्फ 12th के ही रिजल्ट को मैनिफेस्ट करते, और आपके मन से जो कुछ इच्छाएं थी कि काश ये हो जाए, हुँ, काश एक और स्किल आ जाए, तो हुँ, फिर आपका उसमें दिमाग नहीं जाता। आप क्योंकि एक सीमित उसमें पूरी जान लगाते हैं ये मैनिफेस्ट हो जाए। सही बात आपको है। लगा था बस ये एक थोड़ा पहाड़ है ये पहाड़ मैं इससे पार कर लूं, उसके बाद तो मैं कुछ भी कर लूंगा। बस, बस, बस। वो सच में मतलब इतना बड़ा पहाड़ था कि वो को उसको पार करना मतलब हर बड़ा टारगेट बहुत छोटा लग रहा था कि बस कैसे ये कवर हो जाए, है ना? अच्छा, मैनिफेस्टेशन करते टाइम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते टाइम क्या-क्या गलतियाँ करते हैं लोग? लोग गलतियां तो सबसे पहली जो हमने अभी जो जस्ट बात करी कि वो क्योंकि खुद को नहीं जानते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि मुझे क्या चाहिए, हुँ, तो वो हमेशा दूसरों के एफर्मेशन उठा के लगाने की कोशिश करते हैं, हुँ, दूसरों के सपने बोरो करके उन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करना है। हुँ, दूसरी चीज, हमने अभी पीछे कितनी सारी टेक्निक्स के बारे में बात करी, हुँ, तो देर इज नो वन फिट फॉर ऑल सही व्हेन बात इट है। कम्स टू योर लाइफ। हुँ, आप वो उठाएं जो आप पे लग रहा है। मैं बहुत टेक्निक्स के बारे में मैंने बात करी, और भी बहुत टेक्निक्स होती हैं, हुँ, पर मेरे लिए जो काम किया मैं उस पर स्टिक रही कि ये हुँ, मुझ पे काम करा है, मेरे को लिख के लग रहा है कि मेरे पूरे हाथ, मेरे पूरा जी जान लगा हुआ है अभी उसमें, तो यही बस मेरी टेक्निक है। हुँ, तो हम जब देखते हैं ना नॉलेज, हम और ज्यादा जान लूं और ज्यादा जान लूं की कोशिश करते हैं, बट मैंने लाइफ में ये समझा है कि लेस इज मोर। सही बात, जब बिल्कुल आप सही बात। कम चीज जानते हैं और उसी को 100 बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जो वो रिजल्ट देती है वो 100 चीजें हर दिन प्रैक्टिस करी हो शायद नहीं दे पाएंगी। हुँ, तो लेस इज मोर। हम और ज्यादा और एक वीडियो देख लूं, और एक वीडियो, और एक चैनल नया ढूंढा है, और एक नई किताब ढूंढी है, ये और के चलते में ना हमें ये भी एक तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन है कि हम और टेक्निक्स जान लें। हुँ। एग्जीक्यूट करना रियल गेम चेंजर है। मैंने एक मोटिवेशनल कोट पढ़ा था और मैं आज भी उसी पे स्टक हूँ। मैं बहुत कम मोटिवेशनल स्पीकर के साथ मैं रहता ज़रूर हूँ, सारे मेरे दोस्त हैं, ठीक है? लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उनकी बातें मतलब वो नहीं करता। मैंने एक रेलवे स्टेशन पे मैं एक रेलवे स्टेशन घूम रहा था। एक बहुत ही जो जहाँ पे टिकट वगैरह मिलती है, वहाँ पे एक बहुत पुराना-सा बोर्ड लगा हुआ था, उसपे मिट्टी भी लगी हुई थी। उसपे 4 बातें लिखी 4 शब्द लिखे हुए थे। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। यही है मैनिफेस्टेशन। ना कि ये 4 शब्द, और ये 4 शब्द जब मैंने देखे थे तो मैं लगातार फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि दूरदृष्टि क्या होती है, पक्का इरादा किसे कहते हैं, कड़ी मेहनत, अनुशासन। उन्हीं 4 चीज़ों से जितने भी रिकॉर्ड्स बने हैं या जो-जो मैंने अचीव किया, सिर्फ़ उन्हीं 4 शब्दों से, और शायद पूरी ज़िंदगी भर मैं उन्हीं चीज़ों पे काम करना चाहूँगा। क्योंकि वाह। वीडियोज़ तो देखिए ना, मोटिवेशनल स्पीकर हर दिन बनाता है। हर दिन बनाता है। और वो गुब्बारे की तरह काम करता है ना, कि आज मोटिवेशन मिला, कल फिर मोटिवेशन चाहिए। रात को सोए उठे मोटिवेशन गायब, अब नया जी, मोटिवेशन चाहिए। जी, 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 जी। तो आप मेंटोर भी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। कुछ कहानियाँ शेयर करेंगे आप, मतलब जो जिनको आपने मतलब कोच किया है और जिनकी लाइफ चेंज हुई है? तो एक तो पहले तो मैं खुद की मुझे लगता है कि जो कोई और चीजें कहानी, कोई जो मतलब आप बताना चाहें अपना, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, ऐसे सोचना पड़ता है कौन सा बताएं।
अच्छा, अभी मैंने ना क्या एक लिस्ट बनाई थी कि मैं ऐसी एक मनी मैनिफेस्टेशन की मैं वो जॉइन कर रही थी मैंने क्लास। तो वहाँ मैंने एक बात सुनी थी कि पैसा पहले दिमाग में आता है फिर बैंक अकाउंट में आता है। और उस समय मैंने जॉब छोड़ी थी, 2 महीने हो गए थे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करना है। तो मेरे को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि कोई भी चीज़, सही बात है, कोई भी चीज़ पहले दिमाग में आती है। आपने जो कहा कि लोग गलतियां क्या करते हैं, तो मैं जितने लोगों से मिली सब ज्यादातर गलती ये करते हैं कि वो मांगते हैं कुछ एंड एट द सेम टाइम वो खुद को डिजर्विंग नहीं मानते हैं उसके कि ये मुझे मिल सकता है। सही बात। उन्हें ऐसा नहीं लगता, मुझे भी ऐसा नहीं लगता था। अगर मैंने पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर तो मेरे को काफी लंबे समय तक ऐसा लगता था कि मैं ऐसा बोलती भी थी कि मेरी तो दोस्तियां ही नहीं चलती हैं, कोई मुझे ज्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है, या कोई मेरे साथ क्यों रहेगा। ये सब बातें मैं बहुत ज्यादा कहती थी। और क्योंकि कई बार हम जैसे किसी से चीजें सुनते रहते हैं कि आप, तो लोग मुझे कह देते थे कि बहुत ओपिनियनेटेड है ये, या बहुत ही ज्यादा ऐसा इंडिपेंडेंट वाली वाइब देती है, मस्कुलिन इंडिपेंडेंट। तो कोई कहे कहाँ शादी ऐसे हो पाती है। तो ये सब चीजें ना मेरे दिमाग में घर करने लग गई कि सही बात है, सही कह रहे हैं लोग। फिर उसके बाद एक दिन मैंने ऐसी बैठी थी, मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं डिजर्व करती हूँ, मतलब मैं सही चीजें कर रही हूँ लाइफ में सबको, मतलब तब तक मैं मेंटोर भी कर रही थी लोगों को, मेरी बताई हुई चीजों से लोगों के पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहे हैं, सब हो रहा है। तो मेरे को लगा जब दूसरों का हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है। सही बात। मैं भी, मतलब मैं भी डिजर्व करती हूँ एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा फैमिली टाइम। तो मैंने वो लिखा। फिर जब मैंने माना कि खुद से सवाल पूछा कि मैं क्यों नहीं डिजर्व करती हूँ, तो मेरे को ये आया कि बाहर से कोई ऐसा कह रहा है मैं ओपिनियनेटेड हूँ। तो मैंने कहा हाँ, मतलब ओपिनियन देना कोई गलत बात थोड़ी होती है, बिल्कुल सही बात। इंसानी दिमाग है, हमने कुछ बात करी, मेरा भी कुछ ओपिनियन है, मैंने बोल दिया, तो ये नेगेटिव थोड़ी है, लोग गलत क्यों लेते हैं इसको। तो मैंने फिर डिकोड करा कि मेरे को अनडिजर्विंगनेस क्यों फील हो रहा है, लोगों की बातों से लग रहा है, वो मैंने लिखा। वो सब लिख के फिर मैंने उस फीलिंग में आती गई मैं कि मैं भी डिजर्व करती हूँ अच्छी चीजें। तो अगर मेरे अंदर कोई एक ऐसी होप पुनः प्रेयर होती है कि अगर मेरे अंदर कोई भी ब्लॉकेज हो इस बात के रिगार्डिंग जो इस सपने को मुझ तक आने से रोक रहा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी एंड आई थैंक यू डिवाइन फॉर फ्रीइंग मी अप एंड आई लव यू। मैंने इस तरह से ये चीज करके अपने अंदर से वो चीज हटाई। मैंने कहा मैं डिजर्व करते हैं बिल्कुल। जब मैंने ये चीज करी, एक लिस्ट बनाई, क्योंकि मैं हनुमान जी की बहुत पूजा करती हूँ, तो मैंने हनुमान जी के आगे भैया ये 21 दिन तक वो अरदास लगाई करिए कुछ तो प्रभु कुछ तो करिए, अब तो आप ही कुछ कर पाएंगे, हमसे तो हुआ नहीं, तो अब आप पे सरेंडर है, जो करोगे कर लेंगे। और वो करा। वो मेरा 21 दिन का पूरा भी नहीं हुआ था, 18 दिन कुछ, 17-18 दिन कुछ हुए थे, 16-17 दिन। और मेरे को मेरे पार्टनर जो अब हैं उन्होंने कोई स्टोरी लगाई। मैं कभी किसी की स्टोरी नहीं देखती, पर रैंडमली मैंने उनकी स्टोरी पे उस दिन रिप्लाई कर दिया। उन्होंने रिप्लाई बैक करा, हमारी बात हुई। 1-2 दिन में हमारा कन्वर्सेशन काफी हुआ इंस्टाग्राम पे, वरना कौन ऐसे पार्टनर ढूंढता है इंस्टाग्राम पे, वही, है ना। तो फिर ऐसे कनेक्ट करके पता चला वो भी सीए हैं, तो हम कभी एक बार मिल भी चुके हैं 3 साल पहले कहीं, इतना ध्यान थोड़ी देते हम कितने लोगों से मिलते हैं। तो फिर बात हुआ, फिर बात में पता चला कि हमारी फैमिली भी समहाउ दे नो ईच अदर। हम मिले एक दिन, उस 2 बार हम मिले, हमने डिसाइड कर लिया, मैं पहली मीटिंग में कही कि यू आर द वन आई फील दैट। हम दो बार हम मिले, तीसरी बार हमारी मम्मियाँ मिली, चौथी बार हमारी फैमिली मिली। मिलने के 1 महीने में हमने रोगा कर लिया, दूसरे महीने में एंगेजमेंट कर ली और चौथे महीने में शादी कर ली, बस दैट क्विक। तो जब आप दिल से, जब आप में डिजर्विंगनेस की फीलिंग आती है, बस एक बार ऐसी मैं छत पे खड़ी थी, किसी की बारात जा रही थी शादी के सीजन में, तो मैंने ऊपर देखा कि नाउ आई फील कि अब मुझे भी सेटल होना चाहिए लाइफ में। दिल से निकला था वो चीज। तो वो चीज जब मेरी लाइफ में हुई ना, तो मेरे को लगा मैं किसी को बताऊंगी, उसे लगेगा कि ये कहानियां बना रही है, ऐसे थोड़ी होता है। बट मैंने वो जिया, वो कि जब आपने दिल से मांगा, डिजर्विंग समझा खुद को और छोड़ दिया बस कि भगवान देख लो आप। 3 चीज करी एंड गुड टू गो। ऐसे ही मैं अब एक स्टूडेंट है मेरी, वो मेरी वर्कशॉप में आई थी 2022 में या 23 के बिगिनिंग में। जब वो आई थी, वो स्ट्रगल कर रही थी, सीए के एग्जाम नहीं हो रहे थे उनको, पीसीओएस पीसीओडी टाइप इश्यूज थे कुछ, और उनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे। उनका काफ़ी टाइम से एक बॉयफ्रेंड था जो फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो काफ़ी चीज़ें थी, और उनके फादर के साथ भी रिश्ता थोड़ा ऑन ऑफ सा था। तो ये सब इश्यूज के साथ वो वर्कशॉप में आई। हमने कुछ प्रैक्टिसेस करी। मैं एक फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करवाती हूँ कि आप पूरे दिल से, कि अगर मैं मानो, हम जो अपने वेदों ग्रंथों में पढ़ते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे हर आत्मा का बार बार जन्म होता है, तो अब मानो कि अब मैं नेहा तो इस जन्म में बनी हूँ, पिछले कितने जन्मों से मैं जो भी रही हूँ,
तो मैंने कितनी गलतियां करी होंगी, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी का शायद नुकसान कर दिया होगा, और वही कर्मा हमें अगले जन्म में भुगतने के लिए हम वापस आते हैं कि हमारा कुछ लेन देन बाकी रह गया होता है, उसे करने हम अगले जन्म में आते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस और कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सोचा कि फॉरगिवनेस करते हैं, कि मैं हर रात करती थी कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या ऐसी गलतियां करी हैं जिसमें मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो, किसी का मैंने अपने शब्दों से, अपने एक्शंस से, अपने इंटेंशन से, अपने विचारों से किसी के साथ भी अगर गलत किया हो, कुछ हर्ट किया हो, तो मैं पूरे दिल से माफी मांगती हूँ। उन सारी सोल्स से जो मेरे साथ इस टाइम है, कभी थी, तो मैं माफी मांगती हूँ। तो मैं ऐसा करती थी। इसने मेरी लाइफ में बदलाव किए, मैं सीए बन गई। मुझे लगा कहीं बैड कर्मा मेरा इसीलिए ना आ रहा हो रुक रहे थे मेरे काम, तो मैंने ये किया। फिर मैंने ना सबको प्रैक्टिस करवाया, मैं वर्कशॉप में प्रैक्टिस करवाती हूँ। मैंने कहा देखो तुम्हारे लॉजिकल दिमाग शायद समझेगा नहीं इसको, बट स्टिल कुछ जाएगा नहीं करने में, माफी मांगना तो वैसे भी अच्छी बात है, तो करके देख लो एक बार। नहीं मजा आए 30 दिन तो मत करना, आपके ऊपर फिर। तो हमने करवाया, मैंने फॉरगिवनेस करवाया, उन्होंने काफी, उस लड़की ने फॉरगिवनेस प्रेयर करा, सब चीजें करी, और धीरे धीरे उनका मेरे को 2-3 महीने बाद उनका मैसेज आया कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा वो जो फीमेल इश्यूज हो रहे थे या पीसीओडी के मुझे इश्यूज थे, कह रहे उसके सिम्टम्स मैंने देखा है मुझ में कम होते जा रहे हैं। और वो धीरे 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 वो इश्यूज कम हुए। उसके बाद अब 2025 हो चुका है, उनका मेरे पास लास्ट मंथ मैसेज आया था। वो उसके जब वर्कशॉप ली थी 2022 में, उसके अगले साल, उसके 3 महीने के अंदर उनके वो इश्यूज ठीक हो गए थे, हेल्थ इश्यूज जो थे। वो सीए बन गई। उसके बाद अभी 2 महीने पहले उनकी शादी भी हुई उसी इंसान से। उनके अपने फादर के साथ रिश्ते भी अच्छे हो गए। मुझे लगता है कि जब हमें बात करे थे शुरू में, आपने कहा था इनर चाइल्ड, तो हमें ना इतने ज्यादा जब हम चीजें अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं बचपन से, एक तो हम पास्ट लाइफ से इतना कुछ कैरी करके आ रहे होते हैं, इतना बैगेज, पहला तो वो, ऊपर से अभी जो चीजें हुई बचपन में, हमारी बॉडी ने सब कुछ याद रखा हुआ है। हमें बचपन का भी इंसिडेंस याद है, किसी ने अगर तेज से थप्पड़ मार दिया हो, या आपको बचपन में कोई एम्बैरेसमेंट हुआ हो ना, आपको बड़े होने तक भी याद रहता है। शायद सरफेस लेवल पे नहीं याद रहता, बट सबकॉन्शियसली योर बॉडी रिमेम्बर्स इट ऑल। तो जब हम फॉरगिवनेस जैसी प्रैक्टिस करते हैं, आपके अंदर वो हील करता है कुछ, कि आप पूरे दिल से माफी मांग रहे हैं उन चीजों के लिए। चाहे आप कोई भी ये देख रहा है, करके देखो। आपने अगर आपको लगता है किसी के साथ आपके कोई ग्रजेस चल रहे हैं, तो आप चाहे जाके भी माफी मत मांगो, आप बस बैठ के प्रैक्टिस करो कि मैं आज इस समय पूरे दिल से माफी मांगती हूँ। मैं मानती हूँ कि हाँ मेरी भी वहाँ गलती थी, माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करो। सामने वाले शख्स से माफी मांगनी है, कैसे मांगे? आप जाके मत मांगो माफी, ठीक है? ये आपकी अपने अंदर की प्रैक्टिस है। आप पूरे मन में ये प्रैक्टिस करो कि मेरे को नहीं पता मैंने किस आत्मा के साथ कब क्या कुछ गलत किया हो, तो आज इस पल मैं पूरे दिल से माफी मांगती हूँ। आप जहां भी हैं बहुत खुश रहें और मुझे माफ कर दीजिए, एंड सेट मी फ्री। आपकी लाइफ में धीरे 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 आपको इवेंचुअली बदलाव होते हुए नजर आएंगे। अगर ये पॉडकास्ट कोई देख रहा है और वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंसान, बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव इंसान नहीं है, कुछ उसके साथ में बहुत सिचुएशन ऐसी नेगेटिव हो गई है। कई बार नेहा मैम सिचुएशन ऐसी होती है कि एक इंसान है ना, बहुत अच्छा होते हुए भी सिचुएशन से उसको नेगेटिव बना देते हैं। और जब सिचुएशन एक साथ नेगेटिव आने लग जाते हैं, तो एक साथ बहुत सारी, जैसे वो होती है ना, एक चीज आएगी तो वो एक साथ बहुत सारी सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो चारों तरफ से प्रॉब्लम्स ने उसको घेर रखा है, चाहे वो फैमिली लगा लीजिए, चाहे वो करियर लगा लीजिए, वो कैसे अपने आप को दोबारा से ट्रैक पे लेके आए? ये इसीलिए बस यहीं से मैंने भगवान को मानना शुरू किया था कि जो आपने होप वाली बात कही, क्योंकि सब कुछ यहीं से समराइज होता है। हम कब एकदम घिरे हुए महसूस करते हैं, एकदम जकड़े हुए महसूस करते हैं, जब ऐसा नहीं, हमें अगर मैं कितनी भी परेशान हूँ, आप कितने भी परेशान हैं, और अगर आपको लगे कि मेरे पास एक लाइफ में इंसान है, उसके पास जाके मैं एटलीस्ट बोल सकती हूँ अपनी बात। कई बार आपको सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई मुझे सुन ले। आपको सोल्यूशन हर टाइम नहीं चाहिए होते हैं। कोई सुन ले तो मैं 50% या 40% बेटर फील करूंगा कि अगर मैं 100% वरीड हूँ तो। कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं कि उनके लाइफ में वो लोग होते हैं जो उनको सुन ले, और कुछ लोगों की लाइफ में वो लोग नहीं होते या उस समय नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि वो जाकर अपनी बात कहें। एक सिंपल सी चीज जो मैंने करी थी कि आपके घर में मंदिर है तो आप मंदिर में करो, वरना अगर आप मंदिर जा पाओ, जब आप जाते हो ना कहीं पर, मंदिर जैसे कोई भी ऐसे पवित्र स्थान पर जब आप जाते हो, हर जगह का एक ऑरा होता है, एक एनर्जी होती है। बिल्कुल होता है। हम किसी के घर में जाते हैं, हमें किसी घर में जाके बहुत ही बढ़िया महसूस होता है, ऐसा लगता है किसी इंसान से मिलके भी एकदम उसका, और उसके विचार,
उसके ऑरा में आ चुके हैं कि हमारा एक फिजिकल बॉडी है, एक हमारी एनर्जी बॉडी है, तो उसके वहां पर ऑरा में आ चुके हैं। तो आपको वो फील होता है वो ऑरा, और कहीं कहीं जाके आपको ऐसा लगता है कि बस मैं इस जगह से बाहर निकलूं, अब मैं यहाँ और नहीं खड़ा हो सकता, या ये इंसान बस चुप हो जाए, मैं इससे और बात नहीं कर सकता, बड़ी शांति है यहाँ पे निकल लो यहाँ से। तो कई बार ऐसा फील होता है, तो वो ऑरा होता है, वाइब्रेशन होता है उस जगह का। तो मैंने ये महसूस किया है कि कई बार जब मैं रात को भी कभी नहीं सो पा रही थी या काम मेरे नहीं बन रहे हैं कभी, तो एक सिंपल चीज मैंने करी कि अब से ना मैं मंदिर जाऊंगी रोज सुबह। ठीक है, कि रोज सुबह मंदिर जाऊंगी। उससे पहली चीज क्या हुई कि जब आपने खुद को ये दिया कि मैं रोज सुबह मंदिर जाऊंगी, तब आप एक रूटीन में आ पाए, एक डिसिप्लिन आ पाए आपकी लाइफ में। जब आपकी लाइफ में किसी भी तरह से डिसिप्लिन आता है ना कि ये एक चीज मैं रोज करूंगी, तो कुछ कुछ आपकी लाइफ में बदलने लगता है। क्योंकि जब कोई नेगेटिव होता है ना, सबसे पहले उसका डिसिप्लिन ही खराब होता है। सबसे पहला काम उसका खाना मैसअप हो जाएगा, वो रात को देर तक जागेगा, वो सुबह नहीं उठ पा रहा है, उसका मूड खराब रह रहा है क्योंकि डिसिप्लिन। तो सबसे पहले चीज किस पे आक्रमण होता है? आपके डिसिप्लिन पे। तो आपको लाइफ में कुछ नहीं समझ आ रहा है, एक रास्ता चाहिए, तो सबसे पहले कोई एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। तो ये अच्छा डिसिप्लिन ही बना लेते हैं, मंदिर जाना, कि मंदिर जाएंगे हम सुबह। सही बात। मैंने महसूस किया कि जब मैं मंदिर जाती थी, तो मैं मंदिर जा रही हूँ तो कुछ मतलब उस समय जब मैं वहां पर हूँ तो मेरे को बहुत कुछ अलग फील होता था कि कई बार तो मैं जाके रो रही हूँ बस वहां पे, क्योंकि वो ऑरा इतना शांत है कि मैं घर में बैठी जो इतना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, और मैं वहां गई और आपको ऐसा वाला फील आ रहा है कि हाथ रख दिया जैसे सर पे किसी ने, तो मैं उस ऑरा में महसूस कर पाती थी। बस मुझे इतना, मैं नहीं किसी को एक्सप्लेन कर सकती थी कि साइंटिफिकली इसका ये रीजन है। मुझे अच्छा लगता कि मेरा माथा जब वहां लगता है या जब मैंने वो जल चढ़ाया तो कुछ हल्का सा महसूस हुआ। तो फिर मैं उस फीलिंग के लिए बस मंदिर जाती थी कि वो मुझे तो 5 मिनट फील होगा ना, वो बहुत बढ़िया है। और फिर वहां से जब आप रोज कोई चीज करते हो और आपको बेटर फील होता है, तो वो आपके दिमाग में स्ट्रेंथन करता है कि इससे कुछ तो बदल रहा है अंदर। वो आप महसूस कर पा रहे हो, ऐसा नहीं कि बाहर एकदम कुछ बदल जाएगा, आपको अंदर फील होता है कि कल मैं 100% क्लटर थी, तो आज मैं सिर्फ 60-40% ऐसा फील कर रही हूँ। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ से मैंने बिल्कुल होपलेस सिचुएशन से मैंने यहाँ से शुरू किया था, ये किया, रोज मंदिर जा रही हूँ। फिर आई तो फिर एक रूटीन बनने लगता है कि चलो ये समझ आ रहा है कि ये पढ़ लेती हूँ तो इतना ही पढ़ लेती हूँ सिर्फ। वहां से फिर एक मोमेंटम बिल्ड होते 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 फिर रास्ते मिलते गए, फिर नजरें बदलती गई, नज़ारे बदलते गए। बिल्कुल। ओरा का जो आपने बताया ना साइंटिफिक, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि मैं जैसे जनरली बोला जाता है कि भाई पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, तो पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, और जनरली बच्चे बात कब करते हैं कि घर पे पढ़ने में मन नहीं लगता। राइट। और वो कई तो ऐसे व्यक्ति होते हैं मैम कि उनके पास में ना वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो लाइब्रेरी में जाएंगे, पैसा लगाएंगे, मतलब जो मम्मी पापा से पैसे लिए वहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने घर पे भी तो लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट बना सकते हो। बोला कैसे? फिर मैं कहता हूँ कि एक ओरा बना लो। वो बोला ओरा कैसे बनता है? फिर बताता हूँ कि 21 से 30 दिन अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आप बैठ जाते हैं और वो पर्टिकुलर टास्क करते हैं, मान लीजिए आपको पढ़ने का ओरा बनाना है। लाइब्रेरी में क्या होता है, एक ओरा ही तो होता है कि लाइब्रेरी में जाते ही पढ़ने का मन करता है। मंदिर में क्या होता है, ओरा होता है, जैसे जाते पूजा करने का मन करता है। और किसी भी स्विमिंग पूल में जाते या जिम में जाते एक्सरसाइज करने का मन करता है, रेस्टोरेंट के पास से जाता है खाना खाने का मन करता है, वहाँ का एक ओरा होता है। भाई आपको अपने पढ़ने का ओरा बनाना है। वो ओरा कब बनेगा? जब एक जगह टिक के बैठोगे, फ्रीक्वेंट चेंज करोगे, ओरा कभी भी नहीं करोगे। तो 25 से 30 दिन जब आप बैठोगे और पढ़ रहे हो वहाँ पे, और एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ रहे हो, तो वहाँ उस चीज़ का ओरा बन जाएगा। और उसके बाद में जैसे ही आप उस ओरे में जाओगे अपने आप, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आभा मंडल। ठीक है, तो बिल्कुल सही बताइए, क्योंकि बहुत बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। और नेहा मैम ने जो स्टेप बाय स्टेप बताया ना, बिल्कुल आप उस चीज़ को करके देखिए। आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से अगर आप हैं तो आप निकल जाएंगे। एक थोड़ा सा लाइट मोड करते हैं। जनरली पूछा जाता है कितना समय लगेगा, अगर मैं कुछ चीज़ सोचूं तो मुझे पाने में कितना समय लगेगा? जी बताइए। ये हम इतना समय में ही उलझे हुए हैं ना, कितना। देखो, अगर आप ब्रह्मांड से कुछ मांग रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो उनके लिए आपको 1 रुपया देना भी 1 बिंदु के समान है। सही बात। और 1 करोड़ देना भी 1 बिंदु के समान है। कितना समय लगेगा इस पे डिपेंड करता है वो आपके दिमाग में कितना बिलीवेबल है। कल हम वर्कशॉप कर रहे थे, तो मेरा वो था एक रिलेशनशिप विद मनी का सेशन था। मैंने उन्हें एक एक्सरसाइज दी कि आपको कितने पैसे चाहिए। अगर ब्रह्मांड से आपको चेक, द सीक्रेट में एक चेक होता है, द सीक्रेट चेक, कि आपको अगर यूनिवर्स के खाते से पैसे लेने हो तो आप कितने पैसे मांगना चाहेंगे। चलिए जी, लोगों ने बोलना शुरू करा। किसी ने 1 करोड़, 10 करोड़, एक ने लिखा 500 करोड़।
और वो भी कर क्या रहे हैं, वो भी एग्जाम में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग मानेगा तुम 500 करोड़ रुपए मिल गए हैं कि खुद को बिलीवेबल तो हो। कुछ नहीं रियलिस्टिक लिखा कि देखो अभी मैं अगर एग्जाम में हूँ तो मेरे को 30,000 मुझे लगता है कि मुझे मिल सकते हैं, तो मैंने कहा वहीं से शुरू करो 30,000 से ही। सही बात है। आपका दिमाग 1 करोड़ नहीं मानेगा, 500 करोड़ नहीं मानेगा, उसमें आपको समय लगेगा क्योंकि दिमाग नहीं मान रहा है। आप एक्शन नहीं ले पाओगे क्योंकि आपको दिमाग को बिलीवेबल ही नहीं लग रहा है। एक्शन नहीं लोगे, नहीं होगा, फिर आपको लगेगा ये सब कुछ काम नहीं करता है। तो आप 30,000 मानो। जब मैं एग्जाम में थी मेरे लिए 15,000 बहुत बड़ी बात थी कि मुझे कोई 15,000 दे देगा अपने पैसे। मैं उसके लिए लिखती थी। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी पीछे कि मैं पूरे डायरी में लिखा हुआ है कि 15,000 इज वेरी मच पॉसिबल, वो मुझे मिल सकते हैं। थैंक यू 15,000 कि आप मंथली मेरे पास आए। तो मेरे को ऐसी चीजें लिख के खुद को विश्वास दिलवाना पड़ रहा था तब चीज। तो फिर वो चीज चलो क्विकली हो गई मेरी लाइफ में। उसके अगले 1 महीने में मुझे कहीं से जॉब मिल गई और मेरी 16,000 वहां से सैलरी थी। तो ये मैंने विश्वास दिलवाया, दिमाग को बिलीवेबल भी लगा कि ये सीए फाइनल एक ग्रुप तक करके बैठी है तो 15 मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 1 करोड़ लिख देते और आपको जो मिलती 15,000 की, तो आप कहते ये काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं काम ही नहीं कर रहा, मेरे को लगता है तो बहुत ही लंबा समय लग रहा है इसमें, तो बहुत लंबा समय लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने टारगेट बिलीवेबल सेट करा तो 1 महीने में हो गया। क्रेजी टारगेट सेट करती, खुद ही को विश्वास नहीं हो रहा, तो लगते सालों साल। डिपेंड्स। मैंने एक वर्ड सुना, होपोनोपोनो, मतलब बड़े सही बोला आपने, काफी है ना, लोग तो सही नहीं बोलते। नाम भी बड़ा अजीब है ना, लेकिन कहते कि इसका मतलब ये बड़ी इफेक्टिव टेक्निक। फिर वो टेक्निक वाली, क्योंकि मैं ज़्यादातर टेक्निक पे काम करता हूँ, ट्रिक्स पे काम करता हूँ, तो वो टेक्निक बार बार निकलता है। तो क्या इससे होपोनोपोनो से जो हमारे रिलेशंस हैं, कई बार आप देख रहे हैं आजकल है ना, डाइवोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ऐसे हो गए हैं कि मतलब कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके पास तो सब कुछ है, फिर भी उनके रिश्ते नहीं टिक रहे हैं। तो क्या इस टेक्निक से हम अपने रिलेशंस को सुधार सकते हैं, खासकर जब टॉक्सिक रिलेशन चल रहा हो? ओके, तो होपोनोपोनो एक हवाईयन प्रेयर है, ठीक है, जहाँ पे उसका मानना है कि कुछ भी अगर ऊपर नीचे गड़बड़ चल रहा है तो वो हील कर देता है उसको। तो एक क्लीनिंग और हीलिंग प्रेयर है। और उसमें एक ऐसा, मतलब उनका मानना है कि हम सब जो भी चीजें कर रहे हैं या हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, वो एक डेटा हम पास्ट से कैरी करते आ रहे हैं, उसके तहत हो रहा है। तो अब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैं नेहा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं इसको क्लियर करूंगी इस डेटा को। सो आई डोंट नो कि मैंने लाइफ में क्या ऐसा किया है कर्मा कि मैं इस सिचुएशन में ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सो आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैंने ये सब कैरी किया हुआ है। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे पता भी नहीं है कि क्या कैरी किया हुआ है। थैंक यू फॉर डूइंग दैट एंड आई लव यू सो मच। तो जब हम ये प्रेयर करते हैं, इसका अगर आप लॉजिकल आंसर देखें तो रिश्ते क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि आप ईगो से बहुत ज्यादा ऑपरेट करते हैं। तूने ये किया, तेरी वो गलती, तुमने वो किया, तुमने ऐसा किया। अपनी गलती हम नहीं मानते, बिल्कुल सही बात। पर अगर हम एक ऐसा प्रेयर कर रहे हैं जिसमें हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, और जब हम ये सेंटेंस कहते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, तो जब आप ये बोलते हो तो आपको अपने ऊपर अब आपकी दृष्टि आती है। आप समझ पाते हो कि मैंने भी कहाँ कहाँ गलतियां करी हैं। फिर जब आपको वो दिखता है, मैंने ये प्रेयर जब भी प्रैक्टिस करवाई है अपने लाइव सेशंस में, जो फीडबैक मुझे आया, सबसे इमीडिएट फीडबैक वो ये था कि मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है आई एम सॉरी बोलते हुए। क्योंकि आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। जो सॉरी, तो यही तो सारा फसाद की जड़ है। तो जब आप सारा अकाउंटेबिलिटी खुद लेकर एक बार ये प्रेयर करते हैं तो आपको अपने फ्लॉज भी नजर आने लगते हैं। जब वो समझ आते हैं तो आप थोड़े हम्बल होते जाते हैं और वो डेटा आपने जो इतना क्लटर क्रिएट किया हुआ है वो क्लियर होता जाता है। तो एज अ रिजल्ट आपकी लाइफ में चीजें बेटर होती दिखती हैं, क्योंकि एक टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी के अगेंस्ट, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा फील नहीं करते हैं ना, फीलिंग्स आर म्यूचुअल, वो भी आपके लिए अच्छा फील नहीं करते हैं क्योंकि आपके विचार उन तक पहुंच रहे हैं बिना कहे। तो जब अब आपने ये प्रेयर करनी शुरू करी, अब आप उनके लिए, अब आप अपने में लगे हैं उसे हील करने में, तो आप उनको कुछ नेगेटिव नहीं भेज रहे हैं। अकेला बंदा थोड़ी कम्युनिकेट कर पाता है। मैं बोले जा रही हूँ, आप चुप हो, तो मैं कितनी देर बोल लूंगी। सही बात है। ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोच रही, अब आपका जब वो रेसिप्रोकेट नहीं होगा आप भी नहीं सोचेंगे, तो वो चीजें हील होने लग जाएंगी। इसका एग्जाम्पल ये हुआ कि मैंने जिनसे प्रैक्टिस करवाया, तो 2 दिन बाद प्रैक्टिस करने के एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया कि दीदी ये तो सही में काम करता है। मेरी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, उससे मेरी काफी मतलब लड़ाई हो गई थी कि अब हमारी कभी बात नहीं होगी, वैसी वाली।
काफ़ी साल बाद, हम काफ़ी साल हमने बात नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। कह रही मैंने ये प्रेयर करी उसको सोच के, और पता नहीं कैसे सामने से उसका मैसेज आया और फिर उसका कॉल आ गया। कम से कम 3-4 साल बाद हमने बात करी, और जब हमने बात करी तो बिल्कुल जैसे हम पुराने टाइम पे जैसे करते थे वैसी ही बात करी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये उनका बिल्कुल वो एक्सपीरियंस था कि ये तो काम कर गया। ऐसे ही दूसरा एक हुआ था कि एक बच्ची आई थी मेरे वर्कशॉप में, और उन्होंने बताया कि मेरे पापा मेरी मम्मी पे बहुत हाथ उठाते हैं। ठीक है। तो ये ऐसा हमारे घर में बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग वायलेंस इन एनी वे, तो पर उस समय वो बच्ची कुछ नहीं कर सकती है। तो मैंने उसको कहा कि आप एक चीज़ करो कि हमें नहीं पता कि अगर हम देखें पास्ट लाइफ होती है तो आपको नहीं पता ना कि उनका क्या कर्माज रहा होगा या उनका क्या रिलेशन रहा होगा। पहले हो सकता है कि पहले मम्मी पापा रही हो, पापा को ऐसे परेशान करती हो। तो एक बार आप ऐसे सोच के आप सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर करो, एंड वैसे भी आप तो कुछ नहीं कर पाओगे ज़्यादा। तो उसने होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस किया 3-4 दिन करके, फिर फीडबैक दिया उन्होंने 4 दिन बाद कि मैंने ये प्रेयर करा सिर्फ, और कह रही पता नहीं क्या हुआ, कैसे पापा का बिहेवियर वो शांत रहे आज थोड़ा, और मम्मी से सॉरी बोल दिया उन्होंने। क्या बात है। और वो कह रही कि अब मतलब घर में बहुत लाइट मुझे माहौल फील हो रहा था। अमेजिंग। सो बेयर मिनिमम, इफ यू डोंट इवन बिलीव, बेयर मिनिमम यू कैन डू इज ट्राई इट। इसलिए भी ट्राई करना चाहिए। मैं फिर बताता हूँ कि जो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, कल्पना शक्ति की बात करें, ये कोई आज की टर्म नहीं है कि ये कोई फैंसी वर्ड आ गया, या एक मूवी आई थी द सीक्रेट वहाँ से, ठीक है, ये ट्रेंड जरूर कर गया है, लेकिन ये बहुत पुरानी चीज़ है। गीता जी में स्वामी जो भगवान कृष्ण है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कितना बोला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, विजुअलाइजेशन के बारे में। स्वामी हमारे दयानंद सरस्वती हो, या स्वामी विवेकानंद जी हो, या हमारे ऋषि मुनि, वो हमेशा से क्या बोलते हैं, हमारे गांधी जी ने या जितने भी बड़े बड़े महापुरुषों ने हमें क्या बताया, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत पुरानी चीज है, और ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा। आप सोचो और फिर उसी दिशा में काम भी करो, तब ये होगा। कोई आप व्यूअर्स को जो भी मैसेज देना चाहते हैं, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं? मैं काफ़ी सारी चीज़ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो लाइफ में अपने आप चीज़ें होने लग जाती हैं। आपका मैनिफेस्टेशन भी स्मूथ हो जाता है, आपको लाइफ में चीज़ें भी मिल जाती हैं। हमने 2 दिन पहले भी एक प्रैक्टिस करी थी जहाँ मैंने उनसे कहा कि आप खुद को आई लव यू बोलिए। और मैंने एक लड़की, वो कैमरा, वो बहुत रो रही थी काफ़ी, क्योंकि जब मैं ये कह रही थी कि हम खुद को बहुत ब्लेम करते हैं, कई बार हम नहीं हो पाई चलो चीजें, तो खुद को माफ कर दो। उस समय आपको इतनी समझ थी ब्लेम करते हैं सब कि दूसरे तो आपको ब्लेम कर ही रहे हैं, पर अगर फेलियर, हमने फेलियर से बात शुरू करी, फेलियर हुआ लाइफ में आपके, चलो दूसरों ने तो आपका साथ छोड़ दिया, उसमें आपने भी अपना साथ छोड़ दिया। सही बात है कि मेरे से ये नहीं होता है, मैं ही बेवकूफ हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पाता है, उसका देखो हो गया। आप ही ने खुद को कोसा, तो हम सब के अंदर आज भी वो 5-6 साल का बच्चा ही ऑपरेट करता है। कम से कम खुद का तो खुद साथ दे लो यार। तो खुद का तो खुद साथ दो ना। आप खुद सोच लो कि चलो अब तक जो हुआ मैं खुद को माफ करता हूँ, माफ करती हूँ, पीछे जो भी हुआ अब से, जब जागे तब सवेरा, कि अब से अच्छा करेंगे, कि पीछे जो गलती, क्योंकि हम जो कहते हैं मुझसे वो गलती हो गई पीछे, मैं उस समय क्यों नहीं 12th में अच्छा पढ़ पाई, उस समय मेरी उतनी ही बुद्धि की समझ थी जो मैंने जिस तरह के डिसीजंस लिए और जिस तरह के एक्शंस लिए। सही बात है। अब समझ गए हैं तो अब ठीक कर लेते हैं। तो जितना ज्यादा खुद को माफ करोगे और खुद से प्यार करोगे, उतनी ज्यादा बाहर से प्यार मिले की जरूरत कम होती जाएगी, और फिर आप अपने काम कर पाते हो कि हम हैं तो अपने साथ। इसका हमेशा अपोजिट होता है। हम खुद से प्यार नहीं करते और हमें लगता है कि थर्ड पर्सन जो है वो हमसे प्यार करे, हम बस उससे उम्मीद लगा के बैठे हैं। लेकिन क्या हमने खुद से प्यार किया? जब हम खुद पे ध्यान देंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो वही चीज है ना, वो चीजें अट्रैक्ट होंगी, वही चीजें अट्रैक्ट होंगी। और नेहा मैम से एक वादा भी चाहते हैं। तो ये पहला पॉडकास्ट है अपना। हाँ जी। अगला पॉडकास्ट भी करना, लाइव बोलना है आपको। ठीक है, अगला पॉडकास्ट करेंगे, और आप भी हमारे चैनल पे आइए तो आपसे अलग तरह की बात करेंगे। नेहा मैम के साथ में हम करते रहेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं इनके वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और मुझे इनके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सच में आपको जानना है, क्या होता है, कैसे काम करता है, प्लीज़ इनका चैनल है वहाँ जाइए। ये सिखाती भी हैं और बहुत जेन्युइन सिखाती है, बहुत ईमानदारी से सिखाती है, अपने सारे के सारे लाइफ लेसन्स बताती हैं। आपने पूरी स्टोरी देखी होगी, कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। कभी हार नहीं मानी इन्होंने, और आप भी प्लीज़ कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानिएगा।
इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नेहा मैम, पॉडकास्ट पे आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। थैंक यू सो मच।